गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और मेरे यकीनियंस, क्या हाल चाल। तो भैया फाइनली धीरे धीरे करके अब लास्ट चैप्टर पे आ चुके हैं हम लोग। और लास्ट चैप्टर अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर, बहुत प्यारा सा और बहुत ही मतलब 11th के स्टार्ट में होता है, 12th के एंड में होता है, फिजिक्स में आ जाता है। ये ऐसा चैप्टर है जो 11th की शुरुआत में होता है और 12th के एंड में फिजिक्स में आता है। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर भी पढ़ते हैं। केमिकल काइनेटिक्स का जो बस फर्स्ट ऑर्डर है वो भी आपको मॉडर्न फिजिक्स में मिल जाएगा। तो जो लोग भी अगर कुछ साइड से कुछ कर रहे हो तो मॉडर्न फिजिक्स में आप देख सकते हो। तो बस भैया ये, हाँ, आज से शुरू करेंगे डीपी सॉल्यूशन। बेटा केमिकल काइनेटिक्स का मिल जाएगा, डीपी सॉल्यूशन में दे दूंगा, जल्दी ही दे दूंगा। वेडनेसडे को छुट्टियां है ना, तो उस दिन दे दूंगा रिकॉर्ड करके। समरी लेक्चर भाई कितना यार डिमांड पे। कंबाइंड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आज। कंबाइंड क्वेश्चन आज मिल जाएंगे। कंबाइंड क्लास के क्वेश्चंस आज, कंबाइंड क्लास क्वेश्चंस का पीडीएफ आज मिल जाएगा। कंबाइंड क्लास क्वेश्चन का पीडीएफ आज मिल जाएगा भाई साहब। 3 चैप्टर्स का आज मिल जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम, इन सब का आज मिल जाएगा। केमिकल काइनेटिक्स का भैया केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम का मिल जाएगा। केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। इन लोगों का आज ही क्लास के बाद मुझे लगता है अपडेट हो जाएगा, या अभी अपडेट बीच में ही हो सकता है। तो ये दे दिया है मैंने आज सुबह सुबह ही। आज अपलोड, हाँ आज अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास देखो भाई साहब, हमारा सिलेबस स्टार्ट हुआ था मोल कॉन्सेप्ट से। सुनना भाई साहब, क्योंकि अब चीजें अब आपके हवाले हैं। मैंने इसके बाद रेडॉक्स कराया था, रेडॉक्स रिएक्शंस कराई गई थी आपको, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने सॉल्यूशंस करा था, और इन तीनों चैप्टर्स को मैंने बोला था कि भाई यहां से देख लेना। इसके बाद बहुत सारे लोग थर्मोडायनेमिक्स से जुड़े थे। थर्मोडायनेमिक्स में हमने थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री करा था। थर्मोडायनेमिक्स करने के बाद हमने केमिकल इक्विलिब्रियम कर लिया है। अब तुम्हारे हवाले ये सब चैप्टर्स है बेटा। अगले साल 7-8 महीने बाद जो भी पेपर होगा, इतना जान जाओ जो क्लास में कराया गया है वही आपका आएगा। लेकिन ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें याद रखना भाई, क्योंकि ना सच बता रहा हूं, ये जो छोटी छोटी बातें जो क्लास के अंदर सिखाई गई हैं, पता है दुख किस बात का लगेगा कि भाई साहब आप ये रिवाइज अगर नहीं कर पा रहे, अगर आप ये रिवाइज नहीं कर पा रहे कि सर मैं चैप्टर को रिवाइज करने में टाइम लगता है, नोट्स फॉर्मूला शीट नहीं बना है, तो भैया थोड़ा सा इसके ऊपर वर्क करो। आप पिछले साल के यकीन से देखोगे तो आप अभी 15 दिन पहले चल रहे हो, 15 डेज बिफोर हो, 15 डेज बिफोर हो, ठीक है ना। कल टेस्ट हुआ है रैंक बूस्टर टेस्ट। मैं 2 हफ्ते से बोल रहा था कि रैंक बूस्टर के लिए प्रिपेयर कीजिए, रैंक बूस्टर के लिए प्रिपेयर कीजिए। जिन लोगों ने प्रिपेयर किया है और उनके उनके हिसाब से मार्क्स नहीं मिले हैं, तो बेटा एक बार सोचना है, बैठ के सोचो। क्योंकि सच बता रहा हूं, देखो हंसते खेलते सिलेबस भी एंड होने वाला है। फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस भी ये सब हो चुका है, ये सब हो चुका है, और ये हो जाएगा इस हफ्ते में। सर ये हो चुका है, ये इस हफ्ते हो जाएगा, सिलेबस एंड हो जाएगा, ठीक है। सिलेबस एंड हो जाएगा। जिसको तुम्हें बहुत ज्यादा लग रहा हो सिलेबस 1 हफ्ते के गैप के बाद, 1 हफ्ते का डिले हो रहा है, 1 हफ्ते के गैप के बाद आपका एंड हो जाएगा। बट मैंने बोला था अगस्त में ही, अगस्त में खत्म कर दिया जाएगा, सितंबर नहीं होने दूंगा मैं। चाहे वो संडे क्लास करनी पड़े, चाहे जो करना पड़े। आज जैसे 2-2 क्लास है, लेकिन भैया इजी सी चीजें हैं। मैं बस आपसे बस इतना रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि भैया आप पढ़ रहे हैं, जब तक आपका रिवीजन और प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी, रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छा नहीं होगा भाई साहब, सच बता रहा हूं, कुछ भी कर लो, सिलेबस चाहे दिसंबर में खत्म कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये भैया नहीं कर रहे हो, टेस्ट नहीं दे रहे हो, टेस्ट के बाद फिर इधर घूम के, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर, अगर ये रोटेशन में नहीं कर रहे हो तो समझ जाओ कि भैया सिलेबस बस ऑफिशियली खत्म कर देंगे हम लोग। सारे टीचर्स, मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, सिलेबस एंड होने की टेंशन नहीं होती है। सिलेबस के साथ साथ तुम नए टॉपिक्स के साथ साथ पुराने टॉपिक्स, कितने न्यू टॉपिक, जैसे आज एटॉमिक स्ट्रक्चर चालू होगा तो न्यू टॉपिक के साथ इनऑर्गेनिक चालू होगा, तो उसके साथ फिजिकल कितना रिवीजन करते हो सर, ये रिवीजन कितना हो रहा है सर, स्टडी ऑफ न्यू टॉपिक, आप ये नए टॉपिक के साथ सर रिवीजन कितना पुराने टॉपिक का करते हो, यहां से रैंक, यहां से कॉलेज सब डिसाइड होता है। तो मेरी बात मानना, ठीक है ना भाई साहब। थोड़ा सा जिन लोगों को भी लगता हो, कल का टेस्ट मैं 2 हफ्ते से बोल रहा था, जिनका भी टेस्ट अपने मन मुताबिक नहीं गया है, लग रहा है कि यार मैं पढ़ाई कर रहा हूं बट कोई ना कोई कुछ ना कुछ गलतियां हो रही हैं, बेटा सही करो। क्योंकि टेस्ट
अल्टीमेट स्कोर मैटर करता है, सच बताओ। तुम चाहे यहां पर जितना अच्छा स्कोर ला लो, मैं तुम्हें चाहे जितना अच्छा पढ़ा दूं, चाहे जो कर लो, बट अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए कि भैया मुझे नीट 2026 में अच्छा रैंक चाहिए, और वो रैंक सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से आएगा, वो भी एक एग्जाम हॉल में जाऊंगा, सॉल्व करूंगा। तो प्लीज बेटा यहां पर कहीं पर भी किसी से कितनी भी किताबें पढ़ लो, ये टीचर बेस्ट है, वो टीचर बेस्ट है, कुछ भी कर लो, अल्टीमेट गोल एक ही है, वो याद रखना। और इसमें सबसे बड़ा कंपटीशन तुम ही हो। मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, ये देख लो सिलेबस एंड होता है, ये भी चैप्टर इस हफ्ते के अंदर खत्म करा दिया जाएगा, और अच्छे से खत्म करा दिया जाएगा, गारंटी है। लेकिन अब तुम साथ साथ में कितना कर पा रहे हो ये देख लेना, ठीक है। थोड़ा सा जिन लोगों का ही मार्क्स कम आए हैं उन सबसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि अब एक हफ्ता है आपको समझाने के लिए, इसके बाद मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, बट रिवीजन में मिलेंगे। अब रिवीजन में क्या होता है, बहुत सारे लोग छूट जाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं रिवीजन कर पाते, 2-3 महीने के अंदर बहुत सारे लोग ड्रॉप कर जाते हैं कि यार छोड़ो अगले साल कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि कुछ भी कर लेते हैं यार, बीएससी में कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। तो बस तुमसे एक बात बोलना चाह रहा हूं, जो कंपटीशन है बेटा वो तुम्हारा अपना है और तुम्हें ही करना है, ठीक है। कल का टेस्ट दिया है, तुम्हें रियलाइज हो रहा होगा कि हाँ यार मैं चैप्टर्स बहुत पहले खत्म कर चुका था, लेकिन फिर भी मेरे से नहीं हो रहा, सॉल्यूशन देख रहा हूं, हो रहा है, चाहे बायो का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो। बेटा याद रखना, टेस्ट जब तक नहीं दोगे, जब तक आप सर ये तीनों चीजें जब तक आप लूप में नहीं करोगे ना, तब तक आपको दिक्कत ही दिक्कत रहेगी, ठीक है। तो चलो, हाँ हमारी आज और कल एक्चुअली मंडे और ट्यूसडे बेटा 2 क्लासेस हैं, 11 से 1 और 6 से 8, 11 से 1, 6 से 8, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। रीजन की वेडनेसडे ऑफ है हमारा, वेडनेसडे गणेश चतुर्थी है तो उस दिन हमारी छुट्टी है, तो बेटा ध्यान रखिएगा, गणेश चतुर्थी है तो उस दिन हमारी छुट्टी है, तो भैया हाँ ये ध्यान रखिएगा कि भैया वेडनेसडे हमारी छुट्टी है, तो आज और कल 2 दिन शाम को भी हम लोग दोबारा मिलेंगे। हाँ मतलब इस बैच में पहली बार हम लोग गुड इवनिंग कर रहे होंगे। रिवीजन बेटा स्टार्ट हो जाएगा, टेंशन मत लो। रिवीजन की अब तुम पहले सिलेबस एंड करने की टेंशन ले रहे थे, वो भी एंड हो जाएगा। रिवीजन की टेंशन ले रहे हो, वो भी आ जाएगा, लेकिन पहले कुछ सिलेबस तो आगे जाने दो, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। तो भैया कोई दिक्कत नहीं, आज एक बहुत फ्रेश चैप्टर है, एकदम फ्रेश चैप्टर है। फ्रेश चैप्टर क्या है तो हमारा ना है, मेरे पास एक चैप्टर है जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखोगे तो सबसे पहले सुनना ध्यान से, हाँ तुम्हारे लिए तो अच्छी बात है ना कि ट्यूसडे के 2 दिन बैक टू बैक क्लास है, 2 दिन बैक टू बैक क्लास है, और उसके बाद वेडनेसडे ऑफ है, तो तुम्हारे पास रिलैक्स करने का, रिवीजन करने का, नोट्स वोट्स में जो भी छूटा है वो सब रिवाइज करने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 दिन अच्छे से पढ़ लो, सीरियसली धमाकेदार, और 2 दिन भाई वेडनेसडे को आराम से बैठ के रिवीजन कर लेना, ठीक है। चलो इनऑर्गेनिक बेटा मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, इनऑर्गेनिक मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। चलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर बेटा चैप्टर बहुत ही प्यारा सा और बहुत शानदार सा चैप्टर है। ध्यान रखना इसमें जो आज के टाइम पे जिनको लग रहा हो, जैसे आज का भी जो क्लास होगी थोड़ी सी थ्योरेटिकल क्लास होगी, तो जिन लोगों को लग रहा हो कि अरे यार ये सब नहीं आता, आपको मैं डरा नहीं रहा हूं, जेई मेंस का पेपर देखिएगा 2025 का, आपको उसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जैसे मैं थोड़ा सा शुरुआत में एनसीईआरटी वाला पोर्शन कराऊंगा, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये वाला पोर्शन, और जो थॉमसन और रदरफोर्ड मॉडल है सर ये देख लीजिएगा। एटॉमिक मॉडल में जब हम पढ़ते हैं, एटॉमिक मॉडल में जब हम पढ़ते हैं तो हमें रदरफोर्ड और थॉमसन मॉडल जो शुरुआत में आता है, ये वाला जो थ्योरी वाला पार्ट है, ये जो थ्योरी वाले पार्ट हैं, इनको हम लोग करेंगे और करना है रीजन की भैया क्वेश्चन आएगा। इवन आप हो सके तो रदरफोर्ड मॉडल को फिजिक्स के साथ भी कर लीजिएगा, ठीक है सर, याद रखिएगा फिजिक्स के साथ भी कर लीजिएगा। रीजन की फिजिक्स वाला एटॉम्स एंड न्यूक्लियाई जो होता है चैप्टर, उसको भी साथ साथ कर सकते हैं, वहां पर 1-2 फिजिक्स की चीजें और आपको केमिस्ट्री के साथ ऐड कर सकते हैं, जैसे वहां इंपैक्ट पैरामीटर निकाला जाता है सर, हाँ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फिजिक्स में निकाला जाता है, तो आप उसके साथ कर सकते हैं सर। तीसरा यहां से केमिस्ट्री का ये वाला पोर्शन जो इस साल भी क्वेश्चन आया था बोर्स मॉडल का। चौथा सर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल सर देखोगे तो हमारा पूरा चैप्टर सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है कि भैया आपको डिस्कवरी बतानी है और प्लस ये करना है। सिर्फ 2 ही पार्ट इस चैप्टर में है, लेकिन
होता क्या है कि भैया एटॉमिक मॉडल्स के बीच में कुछ कुछ फालतू का ज्ञान आता रहता है, जैसे बीच में रेडियो एक्टिविटी आ जाती है, बीच में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आ जाती है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आ जाती है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आ जाती है। सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है हमें। सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने के बाद, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करने के बाद कुछ छोटे छोटे और चीजें आ जाती हैं, जैसे डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस आ जाता है। पूरा चैप्टर देखो तो मेजर दो ही पार्ट में है, लेकिन हम लोग ये करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये छोटे छोटी चीजें आती हैं, उसको हम लोग देखेंगे चैप्टर के बीचों बीच, कहीं कहीं आ रही होगी तो ये देखेंगे। पूरा चैप्टर देखो तो दो ही पार्ट पढ़ना है, पूरे चैप्टर में दो ही पार्ट पढ़ना है, ध्यान सुनना, पूरे चैप्टर में दो ही पार्ट पढ़ना है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, यहां से यहां आने के बीच में कुछ कुछ नई चीजें डिस्कवर होती है, और लास्ट में जब ऑब्वियस है जिस दिन ये चैप्टर खत्म हो रहा होगा उस दिन क्या होता है कि इनऑर्गेनिक के क्वांटम नंबर्स की बात करना शुरू करते, क्वांटम नंबर्स की बात करना शुरू करते। क्वांटम नंबर्स और उसके एप्लीकेशन को बेटा यहां सीखोगे, और साथ साथ में इनऑर्गेनिक जहां स्टार्ट होगी वो यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। क्वांटम नंबर एंड इट्स एप्लीकेशन, ये इनऑर्गेनिक की शुरुआत और फिजिकल की एंड जो होती है बेटा साथ में होगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट यहीं से होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, थोड़ा सा थ्योरी है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, थोड़ी सी थ्योरी थोड़ा सा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल के नाम पे ये बोर्स मॉडल हो गया, और ये फोटो इलेक्ट्रिक प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, बस ये डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग, ये न्यूमेरिकल्स देंगे। शुरुआत में थ्योरी होगी, लास्ट में जाते जाते भी थ्योरी हो जाएगी, न्यूमेरिकल के नाम पे बहुत कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। और ये चैप्टर मंडे को शुरू होगा, मैक्सिमम वेडनेसडे जैसे छुट्टी हो गई है तो मैक्सिमम संडे तक खत्म हो जाएगा। कोशिश यही करेंगे जल्दी खत्म हो जाए, बट हाँ संडे मैक्सिमम खत्म हो जाएगा, मतलब अगले मंडे से आप इनऑर्गेनिक फुल बिंदास तरीके से करोगे, ठीक है। चलो, तो एक हफ्ते का सफर और है, चलिए साथ में मिलकर एंजॉय करते हैं, कोशिश करते हैं भैया साथ में मिलकर इस सफर को अच्छा बनाने के, ठीक है। लास्ट चैप्टर, एक हफ्ता, हाँ एक हफ्ता और झेल लो भाई, ठीक है। उसके बाद अगले हफ्ते से नई शुरुआत, बेसिक से, हाँ बेसिक से क्या बोलते हैं उसको, एकदम फ्रेश स्टार्ट करना है, तो अगले हफ्ते से फ्रेश स्टार्ट करते रहिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं कहानी को, शुरू करते हैं अपने चैप्टर को, शुरू करते हैं। देखो भाई, एटम की बात करने वाले इस चैप्टर में, तो एटम के अंदर दो तीन चीजें हमें पता है, क्या कि सर एटम को जब भी हम देखते हैं, एटम के अंदर एक नंबर होता है एटॉमिक नंबर। अब यहां तक हम आ चुके हैं तो इसका मतलब हमें ये सब चीजें आती हैं, लेकिन बस मैं थोड़ा रिवाइज करा रहा हूं। एटॉमिक नंबर इज व्हाट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं, क्योंकि अब ये चीजें आपको पता होना चाहिए। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एटम के अंदर जो प्रेजेंट न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। सिमिलरली मास नंबर बोलेंगे तो मास नंबर क्या है सर, ए है, सर मास नंबर ए है। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले लोग, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। याद करो जहां से शुरू हुआ था हमारा सफर वहीं पर पहुंच रहे हैं, मतलब ये, हाँ देख रहे हो अब एंड की तरफ शुरुआत हो रही है, देख रहे हो जहां। अरे अब ठीक है भाई, अब तो ठीक है। अरे हो गया, लैग खत्म हो गया, लैग खत्म हो गया गाइज। हाँ लेग जो है खत्म हो गया। ओके गाइज, ये हमारे विपक्षी दलों की साजिश है,
कि हमें भाई शुरुआत, हाँ हमें जाने से रोकने की साजिश है, हम समझ रहे हैं, बुलडोजर लेके लोग पहुंचे हुए हैं। नंबर और क्या यार, ये सब मजनू की साजिश है भाई साहब। कंट्रोल उदय कंट्रोल, हाँ। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात कर रहा था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ए माइनस जेड, ए माइनस जेड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है बेटा, अब ये बात आपको भी पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। लेकिन कब सर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर कब, जब एटम क्या हो, जब न्यूट्रल एटम हो या नॉन बॉन्डेड एटम हो। न्यूट्रल एटम हो तब ये हो जाता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा फटाफट साथ साथ में रिवीजन भी हो रहा है, ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस चार्ज लिखते हैं, प्लस चार्ज लिखते हैं, चार्ज का मॉड लिख देते हैं। बताएंगे किस केस में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो होता है वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस चार्ज। सर ये सारी कहानी इन केस ऑफ एनायन, एनायन के केस में इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा होता है। इन केस ऑफ कटायन, कटायन के केस में हमें इलेक्ट्रॉन का नंबर कम करना होता है। सर ये नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, दे ऑल आर ऑलवेज अ होल नंबर। कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकते, होल नंबर ही हो सकते, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते थे, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते थे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। फिर अगर मैं बात करूं कुछ आइसोटर्म्स की, याद करो आइसोटोप्स में क्या लिख सकते हैं। आइसोटोप्स का मतलब क्या होता था सर, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलते थे क्या, एटॉमिक नंबर सेम हो गया सर, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। आइसोटोन्स की बात करूंगा तो आइसोटोन्स किसको बोलते थे, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कुछ पुरानी बातें, हाँ देख रहे हो हमारा एक्स हमें याद दिलाता हुआ जा रहा है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात करेंगे तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, सेम नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। आइसोस्टर्स अगर कोई बोल देगा, आइसोस्टर्स अगर कोई बोल देगा तो इसको क्या बोलेंगे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी भी क्या हो जाए, सेम हो जाए, सेम एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी भी क्या हो जाए, सेम हो जाए, उसको बोलेंगे आइसोस्टर्स। सर आइसो बार्स की बात करेंगे, सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अब कोई बोले सर ये सब पूरा एक्सप्लेन कीजिए, ऑलरेडी डन इन चैप्टर 1 लेक्चर 2। आइसो डायाफर्स, आइसो डायाफर्स किसको बोलते हैं, सेम डिफरेंस ऑफ N-P। सर ये सब कहानी याद आ रही है, पुरानी कहानियां फिर से याद इसलिए दिला रहा हूं क्योंकि इस चैप्टर में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। इस चैप्टर में एनसीईआरटी यहां पर पढ़ाता है तो ऑब्वियस ये सारी कहानियां यहां पर आपको फिर से एनसीईआरटी में मिल जाएंगी, ये हो जाएंगे। N-P, ये सारी कहानियां याद करो, हमने पहले भी करी हुई हैं, ये पूरी बातें हमने करी हुई हैं। आइसोटोप्स के केस में आइसोटोप्स के केस में याद करो हमने क्या पढ़ा था। आइसोटोप्स के केस में एक वर्ड होता है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास बेटा याद करना, ये क्या था, आइसोटोपिक मास को किससे मल्टीप्लाई कर दो, आइसोटोपिक मास को परसेंटेज अबंडेंस से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज अबंडेंस से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय 100 कर दो, तो एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा परसेंटेज अबंडेंस इनटू आइसोटोप्स। याद आ रहा है, डन। तो इंट्रोडक्शन कर ले। तो एटम्स क्या होते हैं, एटम के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एटम का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन याद आ रहा है। एटम के अंदर 3 पार्टिकल थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की जो बात की जा रही थी। सब एटॉमिक पार्टिकल्स को एक बार फिर से देखते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को एक बार फिर से देखते हैं। आओ एक बार फिर से उन गलियों में चलते हैं जहां पर हमारा एक्स हमारा इंतजार कर रहा है
ई माइनस, या फिर इसी को हम लोग ई माइनस लिख देते इलेक्ट्रॉन को। सर दूसरा प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन को पी लिख दिया या फिर ई प्लस लिख दिया। सर थर्ड वन, इसको न्यूट्रॉन एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं सर, याद रखना, फिर से बोल रहा हूं बेटा, बहुत बेसिक सा चैप्टर है ये, बहुत प्यारा सा चैप्टर है। इसमें दो ही चीजें हमें बहुत अच्छे से पढ़नी है, एक बोर्स मॉडल का और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, दो ही मॉडल के लिए ये चैप्टर पूरा पढ़ना है। अदरवाइज ये चैप्टर पुरानी कुछ नहीं, पुरानी खट्टी मीठी यादें याद दिला देगा आपको, चाहे वो 11th का पढ़ा हो चाहे किसी का ही पढ़ा हो। ये देख लो, अगर मैं एग्जैक्ट मास की बात करूं, एब्सोल्यूट मास की बात करूं, तो एग्जैक्ट मास इसका कितना होता है, 10 की पावर -31 kg लेते हैं। सर रिलेटिव मास का याद करो, रिलेटिव मास क्या होता था सर, रिलेटिव मास क्या बोला था हमने मूल कॉन्सेप्ट में सर, 1/1837 AMU लिया था, या इसको अप्रोक्सीमेटली 0 ले लिया था। प्रोटॉन के केस में मास कितना लेते थे, 1.67, 10 की पावर -27 kg, इसको हम लोग 1 AMU लेते थे। न्यूट्रॉन्स का मास प्रोटॉन के मास के बराबर लिया जाता था, ये सर हमारा इतना आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 1 AMU हो जाएगा। यही होगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यही सब होगा। डन सर। एग्जैक्ट मास रिलेटिव मास में देख लो, इलेक्ट्रॉन को रिलेटिवली क्या कर देते हैं हम लोग, नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स में अगर हम चार्ज की बात करें, एब्सोल्यूट चार्ज या एग्जैक्ट चार्ज की बात करें, तो एग्जैक्ट चार्ज कितना होता है सर, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, इसको -e से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ये 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, इसको +e से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका चार्ज कितना होता है, 0। रिलेटिवली देखोगे, रिलेटिव चार्ज हमने पढ़ा था कि रिलेटिव चार्ज क्या होता है, कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो -1, अगर कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो -1, ये +1, और ये कितना होगा, 0। ये पूरा का पूरा एक टेबल हमने सर मोल कॉन्सेप्ट में बनाया था, याद करिएगा। वंस अपॉन ए टाइम हमने मूल कॉन्सेप्ट के अंदर बेटा ये चीजें करी थी, और जिन लोगों ने मूल कॉन्सेप्ट में नहीं किया है बेटा, ये इतना बेसिक है कि 9, 10th, 11th, 12th में कहीं ना कहीं आपने पढ़ा जरूर होगा कि भैया ऐसा होता है। डन। रिलेटिव AMU क्या होता है वो भी पता चल जाएगा, इसी को AMU बोल देते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, पूरा का पूरा हमने करा हुआ है। AMU की डेफिनेशन के साथ कैसे गेम खेलते थे याद करो। मैंने कहीं लिखा हुआ है कि सोडियम +1 है सर, सोडियम +1 जो है, याद करो सोडियम +1, ये +1 क्या है, क्या मैं इस पे पूछा जाए कोई चार्ज, अगर कोई सोडियम का एग्जैक्ट चार्ज पूछ दे कि बेटा एग्जैक्ट चार्ज बताओ, तो एग्जैक्ट चार्ज कितना होगा सर, +1 कूलम लिखूंगा क्या, +1 कूलम लिख सकता हूं क्या, +1 कूलम होगा क्या, नहीं होगा ना सर, +1 कूलम तो नहीं होगा। अरे बेटा ऑलरेडी किया हुआ है, साथ साथ में 2-2 लाइन लिखनी है, लिखता चला जाना, साथ साथ में नोट्स बना ले बेटा, शाम को भी क्लास है, तो मैं ये नहीं बोल सकता ना कि अभी मत बना, शाम को बना लेना बेटा, ऑब्वियस साथ साथ में लिखता चल, 2-2 लाइन की चीजें लिखवा रहा हूं, ये ऑलरेडी तुझे कराया हुआ है, ठीक है। 2 लाइन 4 लाइन लिखना है, जो लोग लिख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, वेडनेसडे को नोट्स बना लेना, चारों लेक्चर का, चारों चैप्टर का नोट्स बना लेना, चारों लेक्चर्स का एक साथ, वेडनेसडे को छुट्टी है पूरे दिन तो आप कर लेना। एग्जैक्ट चार्ज कितना होगा सर, +1 नहीं होगा। ये क्या बता रहा है, ये +1 क्या है सर, ये बता रहा है लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और जब एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो ऑब्वियस है न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन का नंबर बढ़ जाता है, तो एक प्रोटॉन ज्यादा होगा, एक प्रोटॉन का ज्यादा होना मतलब कितना चार्ज ज्यादा होना सर, इस एटम के ऊपर अगर कोई पूछेगा तो कितना कूलम्ब चार्ज है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। ये कोई पूछे तो रिलेटिव चार्ज बेटा कितना होगा, रिलेटिव चार्ज का कोई यूनिट नहीं, ये सिंपल सा बता रहा है कि भैया इसके केस में ये क्या बता रहा है कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इज लेस देन प्रोटॉन, या हम बोल सकते हैं प्रोटॉन सर, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से +1 है, एक ज्यादा है, बस ये बता रहा है। ये क्या बता रहा है, यही बता रहा है ना, तो ध्यान रखिएगा अपने पास Na+1 क्या बता रहा है, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। गलती से मत बोल देना कि भाई साहब ये छोटी छोटी बातें, पता चला एग्जाम हॉल में अपने भाई काबू नहीं रहा, घटाक से आंसर टिक मार दिए, नहीं, कहीं ऑक्सीजन पे, ये देखो
ऑक्सीजन 816 दिया हुआ है बेटा, ये आयन है सर, इसका -2, ये -2 इसका एग्जैक्ट चार्ज कोई पूछेगा ना, एग्जैक्ट चार्ज कोई पूछ दे, चार्ज कितना होगा इसके ऊपर सर, एग्जैक्ट चार्ज कोई पूछेगा, ये -2 क्या बता रहा है कि सर 2 इलेक्ट्रॉन्स का आप गेन कर रहे हो, 2 इलेक्ट्रॉन्स का आप गेन कर रहे हो। सर रिलेटिव चार्ज आपका कितना है, आप ये बता रहे हो कि भैया आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन। सर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कितना, 2। सर एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है सर, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सर एग्जैक्ट चार्ज देखोगे -3.10 -19। तो ये देख लो, ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें याद आ गई कुछ, देख रहे हो कैसी कैसी बातें हैं ये सब। याद आ रहा है ये सब, डन। हाँ चले तो भैया गाइस देख लीजिए, ये सब कुछ हमने, बेटा कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं यहां कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन काउंट करना हमने बहुत पहले कर लिया है। जो लोग भी अगर कभी बीच में आए हैं या जिन्होंने मूल कॉन्सेप्ट नहीं किया है, डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट यहाँ आए हैं, या आज लगा आज कहीं नोटिफिकेशन आया होगा, लगा होगा कि चलो आज से शुरुआत कर लेते, बेटा अब हमारी शुरुआत नहीं, अब तो हम एंड पे आ रहे हैं। तो अब हम इन बच्चों के साथ जिन्होंने शुरू से मेहनत करी है उनके साथ उनको बस रिवाइज करा रहे हैं कि बेटा ये चीज़ इधर भी आ सकती है, उधर भी आ सकती है। ऑलरेडी हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा कहानी को, सत्संग को आगे बढ़ाते हैं, सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान रखिएगा रिलेटिव चार्ज -2, हाँ -2, ठीक है, माइनस में है। चलो तो नहीं नहीं, एक्स्ट्रा क्लास लाइव होगी यार, कोई बात नहीं, कैसे बात कर रहे हो गाइज, और क्या, एक्स्ट्रा क्लास शाम को फिर से दोबारा मिलेंगे यार, और क्या। आदमी जब, और नहीं, हाँ यार सही याद दिलाए, जिनको भी लग रहा हो कि ये सब का आंसर कैसे आएगा आप, लेकिन यार यकीन 4.0 में भी मैंने करा दिया, कैसी बात कर रहे हो यार, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यकीन 4.0 में आई, हम आपको ये सब फिर से नहीं, फिर से तो नहीं कराएंगे, उसमें कराया अभी जस्ट ताजा ताजा कराया, उसमें उसमें आज से मूल कॉन्सेप्ट चालू होगा, इसी चैनल नहीं, इस चैनल पे नहीं, दूसरे चैनल पे हमारे आइएगा, वहां पर मिलेगा, ठीक है। चलो तो मैं शुरू कर रहा था, मैं बात कर रहा था कि भाई साहब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या क्या, तो यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसी बात कर रहा है, सुनना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसी बात कर रहा है, तो सर यहां पर सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे पास, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। यार देखो भाई, रियलिटी ये थी ना कि ऐसा हुआ नहीं होगा कि एटम अपने आप आके सबको बता रहा होगा कि भाई साहब मुझे पहचानो, मैं हूं इलेक्ट्रॉन, मेरे घर में रहता है प्रोटॉन और मेरे घर में रहता है न्यूट्रॉन, ऐसा तो हुआ नहीं होगा ना। देखो तुम्हारे लिए ये बहुत नॉर्मल चीज है कि सर हमें तो डे 1 से पता है, 9th क्लास के बच्चे को पता है कि सर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। बट रियल में क्या होता है, रियल लाइफ में भाई ऐसे थोड़ी ना आया होगा। जैसे अब मैं अपने भाई उसके जितने रिलेटिव के बच्चे हैं उनसे पूछता हूं ना कि भाई यूट्यूब क्या है, तो उसको पता है क्या लगता है, यूट्यूब अमर चीज है। यूट्यूब मतलब समझो कि जैसे पानी और ये सब नेचर में मिलता है, वैसे यूट्यूब इन मोबाइल में फ्री में मिलता है। उसको ये नहीं पता कि यूट्यूब बाद में बनाया गया है, रिसेंट की चीजें हैं, ये टेक्नोलॉजी, ये सब इंटरनेट, मोबाइल, ये सब बाद में आए। जो अब जनरेशन, तुमसे बाद वाली जनरेशन, उनको क्या लगता है कि लैंडलाइन कोई चीज थोड़ी ना होती होगी, ये तो बहुत पुराने अंग्रेजों के जमाने में होता होगा लैंडलाइन। उनको नहीं पता कि लैंडलाइन क्या होती है, वायर्ड फोन्स क्या होते हैं। सिमिलरली आज के टाइम पे डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल बहुत बोरिंग सा टॉपिक हो जाता है। रीजन कि आपको लगता है आप कनेक्ट नहीं फील कर पाते, बट रीजन ये है, रियल से देखोगे, सबसे पहला ठीक है, सबसे पहली चीज डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के बारे में सबसे ज्यादा अगर पहला पार्टिकल के लिए मेहनत की गई। हाँ कीपैड वाले मोबाइल भी नहीं पता, कीपैड वाले मोबाइल भी नहीं पता, ठीक है। हाँ कीपैड वाले मोबाइल, अरे मेरा मैं वैसे ही बोल रहा हूँ ना, मैं तो मजे लेता रहता हूँ। मैं मतलब जो छोटे बच्चे जो कोको मेलन एकदम देख के बाहर निकलते हैं, मैं पूछता हूँ और तो पता है कोको मेलन, बोलता है ये तो ऐसे ही, मतलब जैसे हवा चलती है वैसे ही कोको मेलन पे वीडियो बनता है, ठीक है। तो उसको तो यही लग रहा है कोको मेलन पे वीडियो ऐसे ही बन जाता है। मैंने कहा भाई उसके पीछे दिमाग लगाता है, इंजीनियर बैठा है, वो सॉफ्टवेयर बना के बैठा है, उसमें सारे कैरेक्टर डालता है, सारे अलग अलग डिजाइन बनाता है। कैसी बातें कर रहे हो आप, हाँ ठीक है, ये सब तो नेचुरल है, ठीक है। ध्यान सुनना,
मैं बात कर रहा था डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। आज के टाइम पे जितनी भी स्क्रीन आपको चमकती हुई दिख रही हैं, ये जितना भी स्क्रीन है आपके मोबाइल का, लैपटॉप का, इन सबको कभी किसी ने पुरानी मूवीज देखी तो पुराने कंप्यूटर्स जो आते थे ना, बड़े से पीछे की तरफ आते थे, ऐसे बॉक्स की तरह आते थे। टीवी देखोगे पुराने बॉक्स, पुरानी टीवीज ना बहुत मोटी हुआ करती थी, जैसे मैं बहुत मोटा हुआ करता था लेकिन अब पतला हो गया हो, ऐसा मैं अपने आप को बोलता हूँ। ठीक है, तो भाई मोटी मतलब इतने सही होता है ना कि भाई साहब इतनी चौड़ी मोटी ऐसी टीवीज देखती थी, कंप्यूटर देखने को मिलते थे, वो सारे के सारे कैथोड रे ट्यूब यूज करते थे, वो सारे के सारे यूज करते थे डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल का। सबसे पहला जो डिस्कवरी था, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, भाई साहब ध्यान सुनना, कहानी है, सत्संग है, छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं, प्लीज इनको ध्यान से देखिएगा। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसे पहला जो मेहनत की गई उसको ध्यान सुनना, उससे आपको पता चल जाता है। डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल से आपको हिस्ट्री पता चलती है, और हिस्ट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट भैया अगले साल क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि आपको जेईई मेंस के इस साल के क्वेश्चन दिख जाएंगे, खूब पूछ रखा है इन्होंने आज की क्लास के ऊपर, तो ध्यान सुनिएगा। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ, तो सर डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन किसने करा, बाई थॉमसन ने करा। किसने करा, थॉमसन ने करा। साथ साथ में लिखते चलना, सर कौन से एक्सपेरिमेंट से, सर एक्सपेरिमेंट का नाम था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट विथ परफोरेटेड एनोड। परफोरेटेड मतलब सर एनोड को क्या कर रखा है, उसके ऊपर छेद कर रखे, परफोरेटेड एनोड। याद रखिएगा, सर किसने डिस्कवर करा, थॉमसन ने। थॉमसन ने डिस्कवर करा कैसे, थॉमसन को अपने आप ऐसे नहीं कि दिख गया, सुनना, थॉमसन को अपने आप नहीं दिखा। थॉमसन ने क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था उसका यूटिलाइजेशन करा। थॉमसन ने क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट का यूटिलाइजेशन करा। जैसे मैं तुम्हें बोलूं कि सर एयर लिख दूं या फिर मैं गैसेस लिख दूं, एयर और गैसेस जो होते हैं बेटा, एयर और गैसेस जो होते हैं दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे तुम लोग होते हो, सर एक बार बोलो कि भाई पढ़ाई कर लो, नहीं सर ऐसे थोड़ी ना होता है। दिमाग जो होता है पुअर कंडक्टर ऑफ सर पढ़ाई होता है, दिमाग जो होता है पुअर कंडक्टर ऑफ पढ़ाई होता है। लेकिन क्या करना चाहिए, हाँ एयर और गैसेस की बात कर रहा हूं, एयर और गैसेस, तो उनके बाद थॉमसन का, हाँ ठीक तो है यार भाई, नाम ये है थॉमसन। मैं बोला कि गैस और एयर जो होती है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। देखोगे ना वायर जा रही होती है, अगर बाई द वे उसमें से मतलब प्लास्टिक कवर हट भी गया है तो हमें करंट नहीं लगता जब तक हम उसको टच ना करें। एयर जो होता है पुअर कंडक्टर होता है। ऐसा नहीं है कि भाई हाई एक्सटेंशन वायर जाती है, गाँव में देखोगे, शहरों में देखोगे, ऊपर ऊपर से वायर जाती है, उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी हवा में नहीं आती। एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे तुम्हारा दिमाग कभी कभी हो जाता है कि पुअर कंडक्टर ऑफ पढ़ाई, तो फिर उस केस में क्या किया जाता है, एक क्रुक भाई साहब आए, उन्होंने क्या बोला कि यार ये तो है। क्रुक ने क्या करा, इनका नाम ही देख लो, क्रुक था। ये इन्होंने क्या करा, इन्होंने देखा सर एट, बस ज्यादा नहीं सर, एट हाई वोल्टेज। जैसे तुम अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हो, बस घर वालों को ऐसे ये स्कीम पता होनी चाहिए, एट हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर। भाई साहब पेरेंट्स को भी ये प्रेशर, मतलब देखो मैं तो सीधा सीधा बात बोलना चाहता हूं, घर वालों को ये चीज ट्रिक पता होनी चाहिए। घर वालों बेचारे पेरेंट्स भी ना फालतू का अपना एनर्जी लगा रहे होते, कभी भी नहीं लगाना चाहिए उनको। कोई भी प्रेशर, बच्चों के ऊपर प्रेशर देना ही नहीं चाहिए। आपका बच्चा है बहुत स्मार्ट है, आप उससे बात कीजिएगा, पता चलेगा। ये सारे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, इनको सब कुछ पता है, ये दुनिया के बारे में सब कुछ जानते, इनको कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए क्रुक ने इसी कॉन्सेप्ट का यूज करा। उन्होंने बोला भाई साहब कुछ नहीं करना, लो प्रेशर रखिए, बहुत लो प्रेशर एकदम, बच्चे को कोई प्रेशर मत दीजिए। बच्चा बोले नहीं पढ़ना है, कम ना, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कुछ नहीं पढ़ना है, एकदम नहीं, कभी भी प्रेशर देने की जरूरत नहीं। बस क्या करना है, जहां भी जाइए, कहीं भी पूछे, सबसे यही बोलिए कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची बहुत स्मार्ट है, बहुत पढ़ने में बहुत स्मार्ट है। बस लो प्रेशर एकदम नहीं। देखिए डॉक्टरी की तैयारी कर रही है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगी, या डॉक्टर बनना चाह रहा है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। प्रेशर एकदम नहीं देना चाहिए। अगर मेरी आवाज पेरेंट्स तक जा रही है तो प्लीज हाँ इस वीडियो को उन पेरेंट्स तक पहुंचाइए, इंडियन पेरेंट्स लीग तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। क्रुक भाई ने साहब ने बोला कि एकदम लो प्रेशर दे दो। गैस बोल रहा है, जैसे तुम्हारा दिमाग बोल रहा है कि सर हम नहीं पढ़ पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। गैसेस बोल रहे सर हम बेहद बहुत पुअर कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। क्रुक ने बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाया, एट वेरी लो प्रेशर, बस झटका बड़ा सा दीजिए। बच्चा पूछे कि पापा क्या कर रहे हैं, तो पापा मम्मी को कुछ नहीं करना, बेटे को बुलाना है, बेटा देखो तुम तो स्मार्ट हो, तुम लाइफ में बहुत कुछ कर लोगे, तुम तो हमें बताते हो,
तो हम सोच रहे हैं कि माँ बाप, हाँ हमारे माँ बाप ने, क्योंकि हम तो बेटा उतने स्मार्ट नहीं रहे और तुम अगली जनरेशन में स्मार्ट हो गए, तो हमारे माँ बाप ने जो भी हमारे लिए दिया है, जो हाँ पैतृक संपत्ति या मातृक संपत्ति जो भी हमें मिली है, हम सोच रहे तुम्हें तो जरूरत पड़ेगी नहीं इसकी। हम सोच रहे बेटा हम इसको ना, तुम्हारे बस अगले साल तुम कॉलेज चले जाओ, क्योंकि जल्दी जल्दी तुम घर छोड़ो, फिर ये घर बार बेच के हम अपना, बस कुछ नहीं करना है, हम अपना ब्लॉग बनाएंगे बेटा, हम अपना यूट्यूब चैनल बनाएंगे, हम भी बाइक से लद्दाख घूमेंगे, हम भी दुनिया घूमना शुरू कर दें, कुछ नहीं करना है। पेरेंट्स बस इतना बता दे बच्चे को बुला के, अगले दिन देखेंगे बच्चा अपने आप ही, जैसे मैंने बोला ना, क्रुक ने बहुत सिंपल सा, ज्यादा नहीं बोला भाई साहब, प्रेशर देना ही नहीं है, एट वेरी लो प्रेशर, बस झटका बड़ा दीजिएगा एट हाई वोल्टेज। सर क्रुक ने क्या करा, जैसे ही देखोगे ना भाई साहब, अगले साल से जो चिंटू है या चिंटी है, भाई साहब बिना कुछ कहे, माँ बाप उठे उससे पहले पढ़ना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई साहब अलग ही लेवल पे चले जा चुके हैं। पेरेंट्स बोलेंगे बेटा देखो, हम भी तुम्हारे साथ ब्लॉग बनाना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं तुम्हें हम कॉलेज भेजे तो उसका ब्लॉग बनाए, 1 मिलियन व्यूज हमारे भी आए, तुम क्या चाहते हो, तुम तो ऐसे स्मार्ट हो, चुपचाप हाँ देख लो। पेरेंट्स को बस ये स्कीम पता नहीं है, बेचारे लगे पड़े हैं, उनको लगता है कि हाँ सर देखो, क्रुक ने सिंपल सा सॉल्यूशन बताया, बोला गैस पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बोला कुछ नहीं करना सर, गैसेस क्या करने लगे, गैसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे तुम्हें अभी झटका लग जाए, एक बार पता चल जाए कि घर वाले तुम्हारे जाने का इंतजार कर रहे हैं, हाँ घर वाले तुम्हारे जाने का इंतजार कर रहे हैं, बस समझ रहे हो, पढ़ाई अपने आप ही तेजी से हो जाएगी। सर देख, गैसेस आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सारे नखरे खत्म, गैसेस क्या करने लगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगे। ये भाई साहब किसने बनाया, क्रुक ने। क्रुक ने क्या करा, इसी को, अब फैराडे भाई साहब आए, इसी को यूज कर लिया, फैराडे यूज्ड दिस कॉन्सेप्ट टू फॉर्म डिस्चार्ज ट्यूब। इसको उसने क्या बोल दिया, डिस्चार्ज ट्यूब। जहां पर ऐसा होगा, जैसे उसने बोला कि भाई साहब देखना, डिस्चार्ज ट्यूब बोलना शुरू किया, फैराडे ने इस चीज को डिस्चार्ज ट्यूब बोलना शुरू किया। देखो ये ट्यूब है, ये देखना, यहां पर हाई वोल्टेज कर दो, यहां पर हाई वोल्टेज कर दो, यहां हाई वोल्टेज कर दो, ध्यान सुनना अपने पास। फीडबैक तो मम्मी पापा है नहीं क्या, उनके पास भी मोबाइल होगा, वो भी फीडबैक दे सकते हैं, और क्या। ठीक है, ऐसे थोड़ा ही ना होता है यार, तुम्हें लग रहा होगा पापा ऐसा थोड़ा ही ना है कि हाँ नहीं देखते होंगे, अगर मेरी आवाज पहुंच जाएगी तो पहुंच जाएगी उनके पास, वो पता चला, हाँ पता चला, दो हर एक दिन जा के फीडबैक दे रहे हैं कि यही मास्टर काम का है, रियल ज्ञान तो इसने दिया है मुझे। हाई वोल्टेज और वेरी लो प्रेशर, इतना लो प्रेशर नियरली वैक्यूम क्रिएट कर दिया। सर देख रहे हो, कोई प्रेशर नहीं, जैसे तुम्हारे ऊपर पढ़ने का कोई प्रेशर नहीं, बस पापा मम्मी जब भी मिल रहे हैं, हाँ ब्लॉग बना के मिल रहे हैं कि हेलो गाइस, हमारा बच्चा, बड़ी खुशी हो रही है कि बच्चा ब्लॉग देखता था, आज इसको ब्लॉग देखते देखते अब हमारे ब्लॉग में आ रहा है, अगले साल ये मेडिकल कॉलेज जाएगा और हमारा इससे पीछा छूट जाएगा, हमारा बच्चा बहुत स्मार्ट है, काइंडली इस बच्चे को हमारे घर से छुड़ाने के लिए हमें डोनेट करे, हमारा मोबाइल नंबर, पेटीएम नंबर ये है। बच्चा ऐसे चुपचाप किताब सोच रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स अगर तुम्हारे ऊपर ये टॉर्चर नहीं कर रहे, मतलब भैया बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं, इज्जत दो उनको चुपचाप, ठीक है, और क्या। चलो देखो, वेरी लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर पे क्या होगा भाई साहब, क्या होगा, जो गैस रखी है, जो भाई साहब नहीं आयनाइज कर रही थी, सडनली क्या हुआ, ट्यूबलाइट जलनी शुरू हो गई। जैसे तुम्हारे दिमाग का ट्यूबलाइट नहीं चल रहा था, सडनली ये सब झट स्कीम सुने, फटाफट दिमाग चलना शुरू हो गया, खटाखट भाई अच्छे कॉलेज पहुंचना, ये सब दिमाग में चलने लगा, वही सब करना है। सर गैस जो बेचारा आयनाइज नहीं हो रहा था, गैस जो अपना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा था, सडनली क्या हुआ, गैस क्या हो गया, आयनाइज हुआ, और गैस ने क्या करा सर, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर निकल गया और जो पॉजिटिव चार्ज है या कटायन है, कटायन इधर चला आया। ध्यान सुनना, गैसेस आयनाइज हुई, इलेक्ट्रॉन इधर कंडक्ट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुई, बल्ब ग्लो करने लगा। क्रुक और फैराडे खुश हो गए, बोले भाई साहब गजब चीज है यार, बहुत मजेदार चीज है। सर सुनना, देख लो सर, लो प्रेशर पे और हाई वोल्टेज पे गैसेस ने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर दिया, फैराडे ने इसी को क्या बना दिया, डिस्चार्ज ट्यूब। फैराडे भाई साहब चले गए, फिर आए थॉमसन चचा आए, उन्होंने बोला ये सब क्या कर दिए भाई,
इन्होंने, अब जो होता है ना, जैसे मान लो अब तुम्हारे साथ है, तुम्हारा दिमाग है क्या तुम कंडक्टिविटी तेज हो जाए, अब तो बेचारे पेरेंट्स तो खुश हो गए कि चलो यार अपना काम तो हो गया। अब हम जैसे लोग पूछे, बोले अरे अच्छा स्कीम तो ये है, स्कीम में हो क्या रहा है? फिर थॉमसन ने क्या करा, थॉमसन ने देखा यार कुछ तो हो रहा है यहां पर, गैस के साथ कुछ तो हुआ है ऐसा कि भैया बल्ब जलने लगा, एकाएक कंडक्टर बन गया, ऐसा कैसे, अदरवाइज बीच में वायर लगानी चाहिए थी। अगर तुम्हें लगता हो डिस्चार्ज ट्यूब कुछ अलग है तो बेटा घर पे देखना, जो ट्यूबलाइट आती है ना, ट्यूबलाइट अपने घर में, उसमें देखोगे बीच में कुछ भी वायर वायर नहीं होता, एक टर्मिनल इधर होता है, एक टर्मिनल इधर होता है। इवन जब ट्यूबलाइट खराब हो जाती है ना, तो देखोगे थोड़ा थोड़ा करके ऐसे फ्लिक 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 करके एकदम ट्यूबलाइट जल जाती है, ऐसे करके हो रहा होता है ना कुछ, ठीक है। तो उसके बीच में वायर नहीं होता, सिर्फ गैस होती है, गैस होती है, बस वही गैस क्या करती है, कंडक्टिविटी शो करती है। बहुत लो प्रेशर पे और हाई वोल्टेज दे देते हैं, कंडक्टिविटी शुरू हो जाती है। तो अपना दिमाग भी कंडक्टिविटी शुरू कर देता है। थॉमसन ने क्या करा, थॉमसन ने ऑब्जर्व करा, उसने बोला भाई साहब, उसने इसी चीज को क्या बना दिया, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करा, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करा विथ परफोरेटेड एनोड। परफोरेटेड का मतलब क्या हो गया, ध्यान सुनना, परफोरेटेड एनोड का मतलब क्या हो गया, उसने सेम सेटअप उठाया, ज्यादा मेहनत नहीं करी, वो भी स्मार्ट इंसान था भाई साहब, एकदम सेम सेटअप उठाया, बोला भाई ऑलरेडी पुराने लोग मेहनत कर चुके हैं, मैं क्यों मेहनत करने जाऊं, बोले होंगे तो झूठ तो बोले नहीं होंगे। सर ये देखोगे, ये उसने क्या करा, हाई वोल्टेज लिया, ये देखो ये है, उसने फिर से वही सेम कंडीशन लगा दी, वेरी लो प्रेशर। बस अब की बार क्या करना शुरू किया, थॉमसन ने क्या करना शुरू किया, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किसने करा था, थॉमसन ने। इसने क्या करा सेम एक्सपेरिमेंट में कि सर कुछ तो हो रहा है, ऐसे कैसे हमारा मतलब बच्चा पढ़ाई शुरू कर दिया, ऐसे कैसे शुरू कर दिया, कुछ तो हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता कि बिना इसके, वेरी लो प्रेशर हाई वोल्टेज पे इसके अंदर हुआ क्या, सर इसको अंदर ही अंदर लग गया होगा कि घर वाले अब ज्यादा बदमाश हो गए मेरे से ज्यादा, पता चला बच्चा बदमाशी की रिपोर्ट कर रहा है। हाँ, बच्चा जा रहा है बदमाशी की रिपोर्ट करने की, भाई साहब मेरे माँ बाप मुझे जो है एकदम बोल नहीं रहे, कुछ भी नहीं बोल रहे, बस यही बोल रहे हैं आते जाते कि बेटा कब तक होगा तुम्हारा, जल्दी से जल्दी बता दो, सितंबर की टिकट कटाएं अगले साल की फ्लाइट की कि कब की कटाएं। सर पापा मम्मी तो पढ़ने का बोल ही नहीं रहे, बस यही बोल रहे हैं कि बेटा कुछ नहीं करना है, ठीक है, समझ रहे हो। अब भाई साहब थॉमसन ने उठाया, बोला यार क्या हुआ क्या होगा, उसके दिमाग में आया कि एक काम करते हैं, एनोड को ना परफोरेटेड कर देते, परफोरेटेड मतलब होल कर देते, ये परफोरेटेड एनोड हो गया, परफोरेटेड एनोड मतलब एनोड पे क्या करा उसने, होल कर दिया। और ऑब्वियस उसके दिमाग में ये आया कि भाई साहब कुछ गैस है, ऑब्वियस आयनाइज हुई होगी, तो कुछ ना कुछ तो पार्टिकल मूव कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ पार्टिकल मूव कर रहे होंगे, तो उसने जानबूझ के एनोड को क्या करा, परफोरेट करा। बोला कि लाइट ऑब्वियस एनोड से कैथोड जा रही है, कैथोड से एनोड जा रही है, इसको चेक करने के लिए उसने एक पीछे फॉस्फोरेसेंट या फिर फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी। भाई साहब प्लीज अपने साथ साथ नोट्स में ऐड करते चलना छोटी छोटी चीजें, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी, बोला कि सर पीछे ने एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा देते हैं, मेरे पास जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी पीछे। और वो क्या कर रहे ये देखना, उसने बोला कि यार गैस के साथ कुछ तो हुआ होगा, उसने क्या ऑब्जर्व करा कि देयर इज अ रेडिएशन, एक रेडिएशन आ रही है, कहां से कहां, इधर से इधर की तरफ, कैथोड से एनोड की तरफ आ रही है। उसने बोला गैसेस से एक रेडिएशन आ रही है कैथोड से एनोड की तरफ, और उसी का नाम उसने क्या रख दिया सर, एट, देख लो, एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज there are rays coming from cathode to anode. These rays are कॉल्ड कैथोड रेज। इसका नाम उसने क्या रख दिया, कैथोड रेज रख दिया। बोला भाई साहब इसको क्या रख दो, कैथोड रेज कर दो। इसका नाम क्या रख दिया इसने, कैथोड रे रख दिया। ध्यान सुना, कैथोड से आ रहा था, ये बेटा क्या है, कैथोड है, उधर क्या है, एनोड है। तो इसने बोला कि भाई साहब एक रेडिएशन आ रही है कैथोड से एनोड, कैसे पता चला, तो भैया ये जिंक सल्फाइड पे हिट करेगा, जिंक सल्फाइड पे हिट करेगा, उसको पता चल गया कि रेडिएशन किधर से किधर आ रही है, एनोड से, कैथोड से एनोड साइड आ रही है। तो उसने बोला भाई साहब ये कैथोड रे हो गया, कैथोड रे हो गया। उसने बोला यार ये कहीं ना कहीं तो स्कीम लगा रहा है कि भाई साहब इधर से पार्टिकल आया तो कैथोड रे बोल दिया, कैथोड से आ रहा था तो कैथोड रे बोल दिया। अब बेटा यहीं पर प्रोटॉन की डिस्कवरी भी साथ में हो जाती है, क्योंकि कोई भी गैस आयनाइज होगी, मान लो ये कोई गैस आयनाइज होगी, हाइड्रोजन गैस आयनाइज हुई, तो ध्यान सुनना, हाइड्रोजन गैस आयनाइज हुई
तो अगर इलेक्ट्रॉन कैथोड रे के फॉर्म में जा रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन कैथोड रे के फॉर्म में जा रहा है तो ऑब्वियस इसके बगल में ही क्या होगा सर, पॉजिटिव, और पॉजिटिव किस फॉर्म में जाएगा, तो बेटा ये अभी आगे एक्सपेरिमेंट में पता चलेगा। इसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, एनोड रे। इसका नाम क्या रख देते हैं, एनोड रे। एक कैथोड रे अगर कैथोड से एनोड साइड जा रहा है तो इसका नाम रख दिया कैथोड, तो उधर एनोड से कैथोड साइड आएगा, उसका नाम क्या रख देंगे, एनोड रे। कैथोड रे से हमें क्या पता चला, इलेक्ट्रॉन के बारे में। कैथोड रे से हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में, एनोड रे से हमें क्या पता चला, प्रोटॉन के बारे में। ध्यान सुनना, कैथोड रे एनोड रे की बात कर रहा हूं। सर किसने बोला, सर कैथोड रे से, बोला कि यार कोई बताओ कैथोड रे किससे मिलके बना है, तो उसने एक्सपेरिमेंट करा। ये देखो ये कैथोड रे है सर, उसने एक्सपेरिमेंट करा। उसने बोला सर एक काम करता हूं, मैं चेक करता हूं इसके अंदर कौन से पार्टिकल्स हैं। एक साइड पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया, एक साइड नेगेटिव लगा दिया। जाना कहां चाहिए था, स्ट्रेट, चला कहां गया। कैथोड रे किधर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है सर, कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ, कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ, कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड, बेटा छोटे छोटे नोट्स बना लो, ये छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं, नेगाट्रॉन्स, और इसी को हम लोग बाद में जाके क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। कैसे पता चला कि नेगाट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स हैं सर, निगेटिव पार्टिकल्स कैसे पता चला, निगेटिव पार्टिकल का कैसे पता चला, कैथोड रे किधर की तरफ मुड़ गया, पॉजिटिव साइड मुड़ गया। कैथोड रे किधर मुड़ गया, पॉजिटिव साइड। तो कैथोड रे पॉजिटिव साइड जा रहा है, इसका मतलब इसके अंदर कौन सा पार्टिकल है, निगेटिव, क्योंकि अट्रैक्ट पॉजिटिव साइड हो रहा है, इसका मतलब इसके अंदर कौन सा पार्टिकल है, नेगेटिव। और इसी का नाम उन्होंने क्या रख दिया, नेगाट्रॉन्स, या फिर क्या रख दिया, इलेक्ट्रॉन्स। नेगाट्रॉन्स या फिर क्या रख दिया, इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड रे का नाम पहले मतलब नेगाट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स का नाम था, बाद में इसको स्टोनी करके एक साइंटिस्ट थे, स्टोनी नेम्ड, स्टोनी करके एक साइंटिस्ट थे, नाम से इन्होंने अपना नाम रख दिया, बोला भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स रख दिया जाए, इलेक्ट्रॉन्स रख दिया जाए। तो कैथोड रे के अंदर कौन से पार्टिकल्स मिल गए, पहले तो डिस्कवरी करी, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करा, उसने वही सेम एक्सपेरिमेंट उठाया क्रुक और फैराडे वाला। उसने सेम एक्सपेरिमेंट में ये बोला कि गैसेस के साथ कुछ तो हो रहा है, एक रेडिएशन कैथोड से एनोड साइड जा रही है, इसका नाम उसने कैथोड रे रख दिया। फिर उसके अंदर नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, कैसे प्रूव किया, भैया कैथोड रे किधर डेविएट कर रहा है, पॉजिटिव साइड, मतलब ऑब्वियस इसके अंदर नेगेटिव पार्टिकल्स होंगे, उसका नाम उसने क्या रख दिया, नेगेटिव पार्टिकल्स का, नेगाट्रॉन्स। ठीक है, तो ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हो गया। कुछ प्रॉपर्टीज है कैथोड रे की, ये ध्यान रखिएगा, कैथोड रे की कुछ प्रॉपर्टीज का ध्यान रखिएगा प्लीज बेटा। जो लोग हो सकता है साथ साथ लिखते चलो, साथ साथ लिखते चलो, सो दैट कि आपका ये फिर आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, ध्यान सुनना अपने पास। कैथोड रे ऑब्वियस है, इनके साथ क्या होगा, ये देख, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, ध्यान सुनना, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या क्या है इनकी। सर कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहले इनकी स्पीड क्या होगी, हाई होगी, क्योंकि लाइट है, लाइट की स्पीड क्या रहती है, हाई। तो ये क्या हो रहा होता है सर, पहली चीज सर, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन विथ हाई स्पीड, दे ट्रैवल इन स्पीड स्ट्रेट लाइन विथ हाई स्पीड। ऑब्वियस है लाइट है तो स्पीड क्या होगी, हाई होगी। सर दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन विथ हाई स्पीड। दूसरी बात, ये ऑब्वियस रेडिएशन है तो दे प्रोड्यूसेस, ये देखिएगा क्या क्या प्रोड्यूस करेंगे, दे प्रोड्यूसेस सर हीटिंग इफेक्ट, कोई भी रेडिएशन है भाई साहब आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, मैकेनिकल इफेक्ट। मैकेनिकल इफेक्ट मतलब सर ये बीच में ऑब्वियस है, रिमोट की जैसे रिमोट का मैकेनिकल इफेक्ट होता है। मैकेनिकल इफेक्ट मतलब रिमोट दबाते हो, एक बैटरी एक बटन दबाते हो तुम्हारा टीवी ऑन हो जाता है, तुम्हारे एक बटन दबाते हो फैन ऑन हो जाता है, एक बटन दबाते हो एसी ऑन हो जाता है। तो मैकेनिकल इफेक्ट मतलब आप जाके वहां पे मेहनत करते, मैकेनिक्स लगाते, वो काम आपका कम कर दिया उसने, तो उसी को क्या बोल देते हैं, मैकेनिकल इफेक्ट। तो सर इसका नाम क्या हो गया, दे प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट, मैकेनिकल इफेक्ट। और सर ये क्या करते हैं, दे कास्ट शैडो, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, शैडो प्रोड्यूस करते, शैडो प्रोड्यूस करते, हीटिंग इफेक्ट, मैकेनिकल इफेक्ट, रोटेट व्हील्स। ठीक है, यहां पर ध्यान रखिएगा सर, ये स्ट्राइक करेंगे, ये स्ट्राइक करते, दे स्ट्राइक ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन, या फिर
एंड प्रोड्यूसेस स्पार्क, या क्या बोलते हैं, फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस बोल देते हैं। फॉस्फोरेसेंस मतलब ये चमक जाते हैं एकाएक, मतलब उस पे जिंक सल्फाइड पे चमकेंगे। सर दूसरी बात याद रखिएगा, कैथोड रे की जो प्रॉपर्टीज हैं, कैथोड रे की बात कर रहे हैं तो कैथोड रे, सर कैथोड रे डज नॉट डिपेंड ऑन, ध्यान सुनना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, डिपेंड ऑन, सर डज नॉट डिपेंड ऑन, सर किस पे, नेचर ऑफ गैस पे। नेचर ऑफ गैस से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड कैथोड मटेरियल, कैथोड किससे मिलके बना है, इससे कैथोड रे को कोई लेना देना नहीं होता है। सर ये क्या होता है, नेचर ऑफ गैस और कैथोड मटेरियल से इसको कोई लेना देना नहीं होता है। कैथोड रे डज नॉट डिपेंड ऑन, सर किस पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन, सर नेचर ऑफ गैस एंड कैथोड मटेरियल पे कोई डिपेंड नहीं करता। सर ये क्या करते हैं, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस एंड कैथोड मटेरियल। ठीक है, जल्दी, छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं बेटा, ये अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स में से एक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर मैकेनिकल इफेक्ट को आप काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हो भाई, किसी को अगर ज्यादा दिक्कत लगे काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हो मैकेनिकल इफेक्ट के बदले। ये काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। कैथोड रे की बात कर रहा था, कैथोड रे क्या नहीं करता है, सर नेचर ऑफ गैस कैथोड के मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। सर कैथोड रे produces X-ray when they strike on heavy material, they strike on heavy metal। अगर हेवी मेटल से टकराए, याद रखना अगर कैथोड रे हेवी मेटल से टकराया तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इवन डॉक्टर बनोगे एक्सरे करने जाओगे भाई साहब यही सेम फंडा यूज होने वाला है, सेम फंडा यूज होने वाला है। यहां पर देखोगे प्लैटिनम इस तरह के मटेरियल रखे होंगे, हेवी मेटल होगा, उस पे क्या के क्या करोगे, कैथोड रे जाएगा, कैथोड रे जाएगा और कैथोड रे क्या करेगा, इस हेवी मेटल से टकरा के क्या प्रोड्यूस कर देगा, एक्सरे प्रोड्यूस कर देगा। एक्सरे तो पता ही होगा ना सबको, एक्सरे प्रोड्यूस कर देगा। तो याद रखना अपने पास ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें याद रखना कि ये स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करते हैं बेटा। प्रॉपर्टीज में ध्यान रखिएगा, एक तो एक्सरे प्रोड्यूस करेंगे, दूसरा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा सर पक्का। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे होती है। डन, श्योर हो। कैथोड रे की प्रॉपर्टी ऐसी होती है। इसी में अब देखोगे ना, अब इसमें एक मोजले करके साइंटिस्ट थे, मोजले साइंटिस्ट ने क्या करा, मोजले साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या करा, एक्सपेरिमेंट करा। मोजले ने क्या ऑब्जर्व करा, मोजले ऑब्जर्व दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस, ध्यान सुनिएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज फ्रीक्वेंसी जो होती है इज रिलेटेड टू एटॉमिक नंबर ऑफ हेवी मेटल। हेवी मेटल के एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। देखना फ्रीक्वेंसी जो प्रोड्यूस होगी वो इस तरह से होगी, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। सर अंडर रूट फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्या लिख दिया गया, ए जेड माइनस बी। सर वेयर ए एंड जेड, वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट। तो याद रखना एक्सरे कहां से प्रोड्यूस होता है, कैथोड रे से प्रोड्यूस होता है। आज के टाइम पे आप जितनी भी स्क्रीन देख रहे हो, जितनी भी स्क्रीन ग्लो करती हुई है स्क्रीन पर दिख रही है, वो सारी की सारी किसकी है, कैथोड रे की है। जो एलईडीज एलसीडीज जो भी आप देख रहे हो वो सारी की सारी क्या है सर, कैथोड रे की ट्यूब से बनी हुई है। जितनी भी स्क्रीन बनी हुई है वो कैथोड रे ट्यूब से बनी हुई है पक्का। तो ये हो जाएगा। डन, श्योर। फ्लोरोसेंस का मतलब होता है बेटा, क्या नाम था, कैथोड, ये देखो ये होता है फ्लोरोसेंस। बताता हूं, दिखाता हूं भाई। ये देखो, ये है तुम्हारा सेटअप, ये है तुम्हारा सेटअप, ये है, ये हाई वोल्टेज दिया हुआ है,
हाई वोल्टेज दिया हुआ है, ये कैथोड है, ये एनोड है। इधर देखो कैथोड और एनोड, इधर से कैथोड से देख रहे हो, कैथोड से एनोड की तरफ, कैथोड से एनोड की तरफ, वहां एक स्क्रीन लगी है, देखो उस पर जाके चमकेगा, इसको बोलते हैं। ठीक है, ये है अपने पास इस तरह की स्क्रीन होती है, कैथोड से एनोड, कैथोड से एनोड, ये पूरा का पूरा डिस्चार्ज ट्यूब होता है। ये हाई वोल्टेज दिया जाता है, हाई वोल्टेज दे के ऐसे अपने पास देखो उधर से रेडिएशन आ रही है, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है उसी को क्या बोल दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स। उसी को क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन्स बोला गया। इसी को हम लोग क्या नाम रख देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बोल देते हैं। ये देखो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब भी दिखा देता हूं, ये देखना, ये देखो, ये होता है डिस्चार्ज ट्यूब। ये देखना कैथोड रे है, देखो स्ट्रेट ट्रैवल कर रहा है, दे हैव सम काइनेटिक एनर्जी, रोटेट कर रहा है, व्हील्स को रोटेट कर रहा है। सर देख लो, सर व्हील्स को रोटेट कर रहा है, हाई वोल्टेज लगा हुआ है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। मैग्नेटिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन है तो उसका अपना मैग्नेटिक इफेक्ट। कैथोड देखो नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव। ये देखो प्रेशर 0.001 mmHg, वोल्टेज बहुत हाई, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, दे पोजेस सम काइनेटिक एनर्जी। देखो ये व्हील्स को रोटेट कर रहा है, ये व्हील्स को रोटेट कर रहा है, पॉजिटिव साइड मुड़ गया, मैग्नेटिक इफेक्ट लगाओगे, मैग्नेटिक साइड इफेक्ट हो जाएगा। पॉजिटिव साइड मैग्नेटिक इफेक्ट ऊपर नॉर्थ पोल की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये वैक्यूम पाइप लगा हुआ है, सुंदर सा पिक्चर बना हुआ है, खेलते रहो, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, देख ले। अरे भाई ठीक है ना यार, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है उसी की बात कर रहा है। ठीक है चल, हो गया। तुझे एग्जाम हॉल में वो सब नहीं पूछेगा जो तू सोच रहा है कि हाँ भाई साहब पिक्चर बना के दिखाइए। यहां पर क्वेश्चन पूछेगा, उसके हिसाब से बता देना। फ्रीक्वेंसी जो होती है एक्सरे की प्रोड्यूस होती है वो किस पे डिपेंड करती है, Z-B पे, Z-B पे हो जाएगा। बाकी जिनको इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखना हो बेटा, ये कुछ फालतू की प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये बस बता रहा हूं, सेम चीज लिखी हुई है, आप चाहें तो अलग से लिख सकते हैं। नेचर किस पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड अपॉन nature of gas and cathode material, does not depend upon nature of gas and cathode material। ठीक है, बताएंगे इस क्वेश्चन सत्संग में भैया, साथ साथ में क्वेश्चन करते चलो। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, जल्दी जल्दी बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, बताओ भाई फटाफट फटाफट आंसर बताओ। कैथोड रे बेटा थ्योरेटिकल पोर्शन में साथ साथ में, सत्संग के साथ साथ क्वेश्चन करते चले जाओ। क्या होगा, जल्दी क्या होगा, कौन सा नहीं करेक्ट है रिगार्डिंग कैथोड रे। कैथोड रे के बारे में कौन सी चीज करेक्ट नहीं है, कैथोड रे ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड, चार्ज एंड मास पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस, सर डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस। सेकंड स्टेटमेंट ही पता चल गया कि सर वो डिपेंड नहीं करता, चार्ज टू मास रेशियो, सब चार्ज मास कैथोड रे के पार्टिकल्स कभी भी नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी। तो भैया छोटे छोटे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस हैं, डन। अब देखो थॉमसन चाचा आए, थॉमसन ने बोला कि भाई साहब ये जो पार्टिकल है इसके अंदर क्या है, निगेटिव पार्टिकल, इसका नाम रख दिया इलेक्ट्रॉन। थॉमसन चाचा बड़ा खुश हुए, बोले देखो भाई साहब मैंने डिस्कवरी कर दी। इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, लेकिन जैसे ही लोगों ने बोला कि भाई साहब ये जो पार्टिकल है, जो इलेक्ट्रॉन आप बता रहे, इसका क्या चार्ज होगा, इसका क्या मास होगा। थॉमसन चाचा बोले यार तुम लोग अजीब से इंसान हो यार, जैसे होता नहीं अपने क्लास में जैसे होते हैं कि भाई सर डीपी का सॉल्यूशन नहीं दिया, ये नहीं दिया, करना किसको डीपी, तुम्हें, लेकिन सर सॉल्यूशन आप दीजिए। हाँ कंबाइंड पीडीएफ, एक तो भी और रिक्वेस्ट आती है कंबाइंड पीडीएफ का भी, सर आंसर की ना साथ में चिपका दीजिए, आंसर साथ में चिपका दीजिए, सब सर आप ही मेहनत कीजिए। कंबाइंड पीडीएफ मैं देता हूं इसलिए कि भैया आपको जब भी रिवीजन करना हो 2 महीने बाद 3 महीने बाद, अगर कभी ईमान जमीर जागे कि रिवीजन करना है, तो आप उस कंबाइंड पीडीएफ को एक होता है टेस्ट की तरह अटेम्प्ट कर पाइए। लेकिन सर हाँ देख रहे हो डिमांड की फुलफिलमेंट, सेम चीज वहां पर थॉमसन के पीछे पड़ गए। थॉमसन चाचा बहुत खुश हुए, बोले यार क्या बात है, क्या डिस्कवरी करी है मैंने डिस्कवरी करी, इलेक्ट्रॉन मुझे मिला, मैं खुशी से सबको बता रहे, अब खुशी से सबको बता रहे, लोग उंगली करना शुरू कि सर चार्ज बताइए, इस पार्टिकल का मास बताइए। और थॉमसन की किस्मत इतनी खराब थी, इतनी खराब थी, इतनी खराब थी भाई साहब, उसको चार्ज और मास कुछ भी नहीं मिल पाया। मिला तो मिला क्या उसको,
उसको मिल गया चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको मिला चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इतनी किस्मत खराब थी बेचारे की कि भैया उसको मिलना चाहिए था क्या सर, उसने बेचारे ने देखो ना कैथोड रे को एकदम मॉडिफाई किया, बोला यार कुछ तो अलग करूंगा मैं, कैथोड रे को उसने मॉडिफाई करा। देखोगे कैथोड रे को एनसीईआरटी में देखोगे उसने मॉडिफाई करा, बोला सर हम ना कुछ करेंगे। इवन उधर साइड में देखो स्क्रीन लगाई, बोला यार इधर ना पीछे स्क्रीन लगाओ जिंक सल्फाइड की, भाई साहब ये पूरा स्क्रीन लगाया गया। और बोला यार इसको देख रहे हो, इसीलिए कभी भी जब तक सफलता पूरी ना मिले कभी जल्दी मत बताया करो लोगों को कि तुम्हारे प्लान्स क्या है, क्योंकि भैया कब किसकी नजर लग जाए पता नहीं चलते, ठीक है ना। नजर लगना रियल है, कैसे पता चला हमें भी अभी रिसेंटली ड्रीम 11 देख लो, नजर लग गई, खत्म हो गई रातों रात कंपनी। देख रहे हो, ये देखो सर, ये देखो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी, यहां पर मैंने फिर से जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगा दी है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी गई है, फ्लोरोसेंट होगा, फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, चमकेगा, जैसे ही इस पे लाइट आके पड़ेगी चमकेगा। ध्यान सुनना, साथ साथ में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां पर फिर से वही सेम सिस्टम, बस बनाने का तरीका देखो, ये कैथोड हो गया, ये कैथोड हो गया, वोल्टेज वैसा ही हाई वोल्टेज, ये हाई वोल्टेज। सर थॉमसन को लोगों ने बोला कि भाई साहब ये जो पार्टिकल आप खोज के लाए बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे टैलेंटेड इंसान हैं। सर इन्होंने क्या करा, सर ये एनोड बना दिया, एनोड सर्कुलर एनोड बनाया, बोला कि चलो कोई बात नहीं, पिछली बार थोड़ा थोड़ा छेद किया तब के बड़ा सा छेद कर देते, और इन्होंने सर्कुलर एनोड बना दिया। बोला सर एक काम करते हैं सर्कुलर एनोड बनाते हैं, सर इसको भी जोड़ दिया गया हाई वोल्टेज। वेरी लो प्रेशर, एकदम वही कंडीशन, वेरी लो प्रेशर, कोई प्रेशर नहीं। भाई साहब लोगों ने बोला सर आप क्या करना चाहते हैं, बोला यार मैं चार्ज और मास निकालना चाहता हूं, मैंने जो पार्टिकल जनरेट करा है उसका चार्ज और मास निकालना चाहता हूं, कैसे निकालूं। तो उसने, अब देखो भाई वही बात है, फिजिक्स के चक्कर में पड़ा, लोगों ने उंगली करके, तुम्हें पता है कैलकुलस हमारे सिलेबस में नहीं था, कैलकुलस मैथ वालों ने नहीं बनाया, कैलकुलस पता है किसने बनाया, हाँ सिर्फ किसी ने न्यूटन से पूछ दिया कि डिफरेंशिएटेड मास हो, मतलब पहले वो ऐसे मास को लेके चलता था ब्लॉक में ना कि यूनिफॉर्म मास है, उस लोगों ने बोल दिया सर ऐसे ऐसे करके मास होगा तो क्या होगा, भाई साहब उसने एक कैलकुलस बना दिया, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बना दिया। इसीलिए गलत आदमी से क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, क्वेश्चन पूछोगे दिक्कत हो जाएगी। उसने सोचो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बना के दे दिया, मैथ बना के दे दिया। न्यूटन इतना पागल इंसान था भाई, बायो पढ़ गया था शायद, जाके देखोगे बायो में एक्सपेरिमेंट में मिल जाएगा, न्यूटन 10-12 साल बायो के लिए घूमता रहा, अजीब ही इंसान था भाई, हाँ अजीब ही इंसान था, उंगली कर दी लोगों ने, बस हो गया, बना दिया, बायो में भी घुस गया। वो तो अच्छा हुआ 10-12 साल समंदर में रहा, थोड़ा दिमाग कम लगाया, यहां रहता तो पता नहीं क्या क्या लॉ दे देता। और ठीक है, मुझे तो नहीं लगता उसके सर पे एप्पल गिरा था भाई, किसी ने मारा था बहुत जोर का, अब गर्लफ्रेंड ने मारा था, क्या हुआ था छोड़ दो, लेकिन मारा बहुत जोर का होगा तभी आदमी, अदरवाइज यार एप्पल गिरेगा, हमारे ऊपर कुछ गिर जाए तो हम लोग हाँ भाई यार तो भगवान ने दिया अच्छी बात है, एप्पल खाओ काम खत्म। इतना दिमाग कौन लगाता है, आंटी ऑनलेस बेइज्जती ना हो। कभी तुम्हें लगेगा घर वाले आए, तुम पढ़ रहे हो, घर वाले आए खाना दे दे कि बेटा ये लो, ये हाँ ये सैंडविच खाओ, तुम कभी दिमाग लाओगे ऐसा क्या हुआ, मम्मी को कौन सा रूल लगा, पापा को क्या हुआ कि नहीं, आदमी खाया चल दिया भाई, आंटी ऑनलेस पापा मम्मी से कुछ बात ना हुई हो, कोई दोस्त आके ऐसे अपने आप गिफ्ट दे दे दिक्कत हो जाएगी भाई, था सिंपल ही। अब इसी के ऊपर भिड़ गए लोग, बोले कि सर ये बताइए आप जो पार्टिकल बता रहे हैं कि इधर से इधर आएगा, ये जो रेडिएशन आ रही है इधर से इधर, तो सर ये बताइए ये रेडिएशन आएगी, ठीक है आने दीजिए, लेकिन इसके अंदर चार्ज क्या है, मास क्या है, चार्ज क्या है, मास क्या है। लोग बोले भाई चार्ज और मास। थॉमसन ने बोला रुको 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 रुको, एक काम करते हैं, ध्यान सुनिएगा। थॉमसन बोला रुको, मैं एक काम करता हूं, मैं ना यहां पर पॉजिटिव और यहां पर निगेटिव लगा देता हूं, यहां पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज लगा देता हूं। अच्छा पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज अगर लगा दिया जाएगा तो होगा क्या, सर वो जाने वाला किधर था, सर वो जाने वाला किधर था, स्ट्रेट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करता है, लेकिन जैसे ही पॉजिटिव और निगेटिव लगाओगे सर वो किधर चला जाएगा, सर ऊपर चला जाएगा, किस साइड अट्रैक्ट हो जाएगा, सर ये क्यों, क्योंकि इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखना भाई साहब, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां चला गया, ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में ऊपर की तरफ। तुम्हें भी पता है क्यों, क्योंकि भैया किसी भी पार्टिकल पे फोर्स ऑन चार्ज क्यू, फोर्स ऑन चार्ज क्यू ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तुम्हें शायद फिजिक्स में इतना तो, अब तुम 11th-12th पास हो तो इतना याद होगा, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है Q इंटू ई होता है। तो सर देख लो फोर्स ऑन चार्ज Q, इसके ऊपर फोर्स लगा, किधर अट्रैक्टेड हो गया, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ।
ऑब्वियस है अब इसकी वेलोसिटी है। सर फिर इस बंदे के पीछे पड़ गए लोग, बोला कि भाई फिजिक्स लगाओ, फिजिक्स लगाने के चक्कर में पड़ गया, इधर नॉर्थ पोल लगा दिया, इधर साउथ पोल लगा दिया। सर नॉर्थ पोल और साउथ पोल लगा दिया, पता चला भाई साहब अब नीचे की तरफ आ गए। सर इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड में बेटा नीचे आ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चले गए। लोग और परेशान कि चाचा करना क्या चाहते हो, थॉमसन भाई बताओ तो सही। उसने बोला सुनिए ऐसा है, फोर्स ऑन चार्ज क्यू मूविंग विथ वेलोसिटी v, मूविंग विथ वेलोसिटी v। सोचो पूरी फिजिक्स पढ़ गया बेचारा, किस्मत इतनी खराब। इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा तुम लोग, गजनी वाली यादाश्त कुछ तो आ रही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटा ई वेक्टर लिखते हैं ना, ऐसा तो नहीं कोई बेहोश हुआ पड़ा है कि सर ई कहां से आया। मैग्नेटिक फील्ड को बी से लिखते हैं, उम्मीद है मैग्नेटिक फील्ड को बी से लिखा जाता है। अगर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा नहीं सोचना है। फोर्स वेक्टर जो आएगा क्यू वी क्रॉस बी आता है, ऐसा कुछ वंस अपॉन ए टाइम। 12th बोर्ड के लिए पढ़ते हैं तो इतना तो बेसिक पढ़ ही जाते हैं। तो हुआ क्या, ध्यान सुनना, यहां पर क्या बोला गया कि भाई साहब इधर फोर्स लग गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और मैग्नेटिक फील्ड नीचे। भाई थॉमसन और परेशान हो गया, बोला यार एक काम करते, ऐसे कैसे लग रहा है, इधर ऊपर नीचे अलग अलग फोर्सेज लग रहे हैं। उसने बोला इन दोनों को बैलेंस करो, इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस करो और कहां पहुंचा दो, इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस करो। और बोला कि भाई बैलेंस करके मुझे ना यहां पर लेके आओ। तो सर ये क्या होगा, बीच में कब आएगा बैलेंस्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान सुनना, बैलेंस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान सुनो। सर यहां पर इसने एक्सपेरिमेंट करा, इसमें जो डेविएशन ऑफ कैथोड रेज है, डेविएशन ऑफ कैथोड रे है बेटा, ये ध्यान सुनना। डेविएशन ऑफ कैथोड रे, डेविएशन जो होगा क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज होगा सर दोनों फोर्सेस क्या होंगी, ज्यादा लगेंगी। सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होगा क्या। बेटा ये छोटे छोटे पॉइंटर्स लिखा रहा हूं, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, इसीलिए छोटे छोटे पॉइंटर्स नोट्स में लिखवा रहा हूं कि आपको भैया एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अब देखिए सर ये डेविएशन किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज के ऊपर, Q इंटू वी क्रॉस बी। सर ये जो फोर्स लग रहे हैं वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, चार्ज के ऊपर, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। और ऑब्वियस है फोर्स जो होगा मास के अपोजिट डायरेक्शन में, डेविएशन जो होगा मास के अपोजिट डायरेक्शन में, पक्का। तो बेटा ये थ्योरी का पोर्शन देख लेना, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2025 में जेईई मेंस, जिन लोगों ने देखा होगा वो ये क्वेश्चन पूछ रखा है इन लोगों ने, कैथोड रे का डेविएशन बताओ। बेटा हिस्ट्री नहीं पढ़ोगे एनसीईआरटी में, आज भी नहीं एनसीईआरटी में ये सब एडेड है, वहां दिक्कत आ जाएगी। मैं खुद ही कल क्वेश्चन लेके आ जाऊंगा, तो मैं दिक्कत क्या, कल क्वेश्चन लेके मैं खुद ही आ जाऊंगा। सर उस बेचारे ने पूरी मेहनत करी, पूरी मेहनत करके पता है ये सारा फिजिक्स लगाया, पूरा फिजिक्स लगाया, और बंदे को मिला क्या, जिंदगी इतनी खराब थी थॉमसन की कि इतनी सारी फिजिक्स लगाने के बाद उस बंदे को मिला क्या, तो सिर्फ और सिर्फ मिला, तारीख नहीं मिली उसको, मिला स्पेसिफिक चार्ज। सर मैं इधर लिख देता हूं, हो गया क्या। सोचो इतनी सारी मेहनत करी, सोच रहे हो कितना सिस्टम बनाया होगा, थॉमसन की किस्मत कितनी खराब होगी। इतनी सारी मेहनत करने के बाद, इतना सारा फोर्स लगाने के बाद, इतनी सारी ऑब्जर्वेशन करने के बाद थॉमसन को क्या मिला, तो सर थॉमसन गॉट ऑब्जर्व्ड E बाई एम रेशियो, E बाई एम रेशियो को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, और स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज मिल गया सर, इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज 1.78 10 की पावर 11 कूलम पर केजी। सर मैं हाँ पूरा फिजिक्स लगाया तो स्पेसिफिक चार्ज, चार्ज अपॉन मास कर दोगे बेटा, किसी चीज को अगर आप डिवाइड कर रहे हो, चार्ज अपॉन मास करते हो तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्पेसिफिक चार्ज कर देते हैं। किसी को टाइम से डिवाइड करते हो तो बेसिक फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा, उसको रेट बोलते हैं। किसी को मास से डिवाइड कर दो तो स्पेसिफिक, ग्रेडियंट से डिवाइड कर दो, लेंथ से डिवाइड कर दो तो ग्रेडियंट बोलते हैं, ऐसा कुछ होता है शायद स्पेसिफिक। तो 1.75 इंटू 10 की पावर 1.75 इंटू 10 की पावर 7, हाँ 7578, अरे थोड़ा आसपास होगा यार, 75 होगा, सॉरी मैंने बोला तो सही था, लिखा थोड़ा सा 1.75
1.75 इंटू 10⁻11। चार्ज अपॉन मास रेशियो कितना आ गया, इलेक्ट्रॉन का इतना आ गया। सोचो किस्मत कितनी खराब है, जो चीज तुम्हें आते ही बता दी गई थी मूल कॉन्सेप्ट में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मास, न्यूट्रॉन, सबका मास चार्ज तुम्हें शुरुआत में बता दिया गया था। सोचो बेचारे ने इतना एक्सपेरिमेंट करा, ऐसी ऐसी चीजें करी, मतलब मासूमियत देखोगे ना बेचारे की, मतलब तरस आ जाएगा यार कि हाँ थॉमसन चाचा को मिलना तो चाहिए था। बेचारे फ्रस्ट्रेट हो गए, लोगों ने बोला सर और बताइए, चार्ज और मास बताइए। थॉमसन बोला सर रहने दो, चलते हैं, हाँ दुआओं में याद रखना। मतलब इतना बेचारा फ्रस्ट्रेट हो गया, उसको ये पता चल गया कि भाई साहब मेरे से नहीं निकल पा रहा, स्पेसिफिक चार्ज निकाल दिया, E/m रेशियो इलेक्ट्रॉन का निकाल दिया, बोला यार अब मेरे से नहीं हो पा रहा। देखोगे E/m रेशियो निकाल के थॉमसन चाचा चले गए। देख लो, ये तो अपरेटस तो वही है, एनसीईआरटी में पढ़ोगे आपको। ये देखो थॉमसन चाचा, देख रहे हो कितनी मासूमियत है इनके। हाँ जे थॉमसन को देख रहे हो कितनी मासूमियत है इनके अंदर। लिखना मत, अमाउंट ऑफ डेविएशन किस पे डिपेंड करता है, पूरी सारी बातें करी। देख रहे हो बेचारे फ्रस्ट्रेट हो गए, बोले कि यार अब चलता हूं, दुआओं में याद रखना, मेरे से नहीं निकल पा रहा। E/m रेशियो निकाल के सोचो, इतनी सारी बातें करी, इतनी बड़ी बड़ी बातें करी, लाइटर द पार्टिकल हाइयर इज द डिफ्लेक्शन, लेकिन लोग उंगली करते रहे कि सर आप तो बताइए ना, चार्ज और मास तो बताइए, चार्ज और मास तो बताइए। E/m का रेशियो बता के बेचारे निकल गए, E/m का रेशियो बता के बेचारे निकल गए, बोले कि यार बस अब याद रखना, चलता हूं। ठीक है बेचारा, डेरिवेशन क्यों करना है भाई, डेरिवेशन हमारे केमिस्ट्री में नहीं है, हमें तो बस ये चीजें एनसीईआरटी मिलती है इसलिए पढ़ते हैं हम लोग, ये चीजें एनसीईआरटी में मिलती है इसलिए हम लोग चलते हैं। हाँ ये भाई साहब एनसीईआरटी में मिलेगा इसलिए मैंने आपको कराया, ये सब एनसीईआरटी में है इसलिए करा दिया गया, वो सेटअप आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ठीक है, तो थॉमसन चचा को विदा लेते हैं, ये अपना फिर अब मॉडल देने आएंगे, इनकी आत्मा भी मरी नहीं है, अभी ये अपना थॉमसन मॉडल देंगे। लेकिन उससे पहले इन्होंने बोला कि भाई साहब ठीक है, ऐसा कैसे, कुछ तो क्वेश्चन करा के जाऊंगा तुम्हें, कुछ तो क्वेश्चन करा के जाऊंगा, बताओगे। इन्होंने बोला अगर कैथोड रे में मैंने क्या फिल कर दिया, सर हाइड्रोजन के बदले क्या फिल कर दिया, हाइड्रोजन के बदले अगर ड्यूटेरियम फिल कर दिया तो बताओगे क्या होगा। सर कैथोड रे में E/m रेशियो क्या चेंज होगा, E/m रेशियो कैथोड रे में चेंज होगा क्या। डन। सर चेंज होगा क्या, सर आप कैथोड रे में देख लेना ध्यान से, E/m रेशियो सर x है जब हाइड्रोजन गैस फिल कर रहे हो, लेकिन अगर ड्यूटेरियम गैस फिल कर दोगे तो उससे कैथोड रे को कोई फर्क नहीं पड़ता। कैथोड रे को भैया गैस से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना कैथोड से फर्क पड़ता है। सर उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ड्यूटेरियम गैस डाल रहे हो कि ऑक्सीजन गैस डाल रहे हो, कौन सा गैस डाल रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैथोड रे का E/m रेशियो चेंज नहीं हो। अरे भाई E/m रेशियो मास नहीं, E/m रेशियो ऑफ कैथोड रे, बेटा कैथोड रे के अंदर कौन है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन चाहे हाइड्रोजन आयनाइज होके दे, एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयनाइज होके दे या फिर ड्यूटेरियम आयनाइज होके दे, है तो इलेक्ट्रॉन ही ना भाई, तो इसका E/m रेशियो तो सेम ही रहेगा, है तो इलेक्ट्रॉन ही। अजीब लोग हैं भाई, इलेक्ट्रॉन ही रहेगा ना, कैथोड रे में तो रहेगा इलेक्ट्रॉन ही। भैया ऐसा थोड़ी ना कि इलेक्ट्रॉन के बदले कुछ और आ जाएगा, नहीं, आपका रहेगा इलेक्ट्रॉन ही। तो इलेक्ट्रॉन की कहानी क्या रहेगी, सर हाइड्रोजन आयनाइज करे चाहे ड्यूटेरियम आयनाइज करे, इसका E/m रेशियो निकाल रहे, इसका E/m रेशियो जो होगा बेटा ये फिक्स रहेगा 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। प्लीज अपने शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा, नहीं तो बाद में आपको लिखना है, बाद में लिखिए लेकिन बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, फिर साथ साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते चलो। सोचो बेचारे को चार्ज नहीं मिला, मास नहीं मिला, सर सिर्फ पता चल गया, बताओ आंसर बताओ जल्दी। सर अभी के अभी याद करते चलो ये सब छोटी छोटी बातें। चार्ज टू मास रेशियो क्या होगा इलेक्ट्रॉन का, चार्ज टू मास रेशियो क्या होगा, जल्दी। कुछ तो ऐसे होते हैं ना, कुछ तो भाई इतने भोले भाले हमारी क्लास में बच्चे होते हैं, ये टिक मार देते हैं कि चार्ज डिवाइड बाई 1 kg। मैं तो ऐसे लोगों को जान रहा हूं ना, एक मैं कोटा में पढ़ा रहा था तो बोला कि सर, मैंने कहा कैसे किया ये, मैं वो बोला कि सर मेरे मार्क्स कट गए, बहुत सिली मिस्टेक हो गया। मैंने कहा आओ, तो बोलता है सर पता है क्या हुआ, हमको लगा चार्ज इलेक्ट्रॉन का डिवाइड बाई मास,
सर दिमाग में मोलालिटी का कॉन्सेप्ट था, हमको लगा कूलम पर केजी करना है, 1 केजी से डिवाइड कर दिए। भाई अगर मन में ऐसे क्रांतिकारी ख्याल आए तो भैया छोड़ देना फिर, क्योंकि भैया तुम्हें वैल्यू याद होगी तब तो ये तुम टिक मार पाओगे, ये टिक मार पाओगे, नहीं तो भैया ऐसे क्रांतिकारी ख्यालों के साथ मत क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ऐसे क्रांतिकारी ख्यालों के साथ मत अटेम्प्ट कर देना कूलम पर केजी। बहुत अपनी मासूमियत से बोला ना कि सर मास 1 केजी ले लिए। मैंने कहा कहां लिखा है मास 1 केजी? तुमने थॉमसन की बैंड बजा दी, एक तो ऐसी लोग इज्जत नहीं दे रहे थे, उसकी भी तुमने इज्जत उतार दी कि तुम कूलम पर केजी ले लिए। ठीक है, बोला सर एग्जाम हॉल में। अच्छा हंस रहे हो ना, तुम खुद ऐसी हरकतें करते हो, रहने दो तुम लोग। ठीक है, अभी मैं बोल तो रहा हूं, अभी ये सारे पॉइंटर्स छोटे छोटे लिखवा रहा हूं ना। अभी आज डीपीपी करना, जाके अटेम्प्ट रात में आएगा डीपी सेकंड लेक्चर के बाद करना। 50 क्वेश्चन है, 15 से 20 मिनट लगने आज का थ्योरी वाले पोर्शन से, करके देखना मजा आएगा। हाँ सीधी मिस्टेक खुद दूसरा, वो तो कम से कम आके बताता भी है। ये तो ऐसे लोग हैं ऐसे लिखते हैं सर मेरे मार्क्स कम आ गए, क्यों कम आए ये तो बताया ही नहीं, कम आ गए सर क्या लगता है? अबे तू पहले ये तो सोच कि क्यों कम आए। जब किसी को मैसेज कर रहे हो या किसी से बात करो तो ये बताओ कि सर मेरे ना इतने कम आए, मैं इसका रीजन ये। हाँ सर पता नहीं कैसे हो जाता है सर। एक तो बड़ा सुंदर सा मैसेज कि सर, हाँ एक तो अभी कल शाम को था ना मैसेज कि सर मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी थी, 2 हफ्ते से प्रिपरेशन कर रहा था, और सर पता नहीं कल के पेपर में क्या हुआ, दिमाग सर इधर बायो में लपेटा गया सर। मैंने कहा बहुत बढ़िया, पहले फिजिक्स केमिस्ट्री में लपेटे जाते थे, तुम बायो में लपेटे जा रहे हो अब। तो सर बायो को ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। मैंने कहा फिजिक्स अब अगली बार तुम बायो को दोगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं दे पाओगे। भाई तुम्हें पता चल रहा है तुम्हारी क्या गलतियां, उसको एक्सेप्ट कर, ठीक है, उसको सही करने की कोशिश कर। यहाँ पे तो सर हम तो पेपर देते हैं मन मार मार के। चलो कोई बात नहीं। इलेक्ट्रॉन का भाई साहब देखो, इलेक्ट्रॉन का ट्विस्ट क्या था। इलेक्ट्रॉन भाई साहब आया, बोला कि यार थॉमसन चाचा चला गए। अब आया एक मिलिकन भाई साहब, एकदम मतलब मस्त इंसान। ये बोला यार क्या कर रहे हो तुम लोग, इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना है ना। देखो थॉमसन चाचा ने इतनी मेहनत करी है, ये आया और देखो ये बोला कुछ नहीं करना, तेल लगाओ भाई साहब सर पे, हाँ मेरी तरह का इंसान होगा। बोला यार ऑयल ड्रॉप करके देख लो, क्योंकि भाई अब हाँ ठीक है। इसने बोला क्या करना है, तो बोला कि सर ऑयल ड्रॉप कर लो। मिलिकन करके आया, इसने बोला ऑयल ड्रॉप करो, क्या होगा ऑयल ड्रॉप से? तो इसने लॉजिक लगाया, भाई दिमाग था लगा दिया। मिल्कमैन मत पढ़ देना, मिल्कमैन नहीं होता है, ठीक है, मिलिकन होता है, मिलिकन। ऐसा नहीं कि मिल्कमैन डिस्कवर्ड हाँ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन किसने निकाला? तो उसने ऐसा नहीं मिल्कमैन, मिलिकन जो था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में क्या किया, एनसीईआरटी में ये पिक्चर दिख जाएगी। मैं नॉर्मल आपको पिक्चर बताता हूं कि मान लो ये ऑयल ड्रॉप है, ऑयल है और यहां ड्रॉप कर रहा है, नीचे एक प्लेट है। सो मुझे ये बता दो, ऑयल नीचे आएगा, ये ऑयल ड्रॉप है, अगर ये नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? ऊपर से नीचे आएगा तो इसके ऊपर कौन से फोर्सेस लगेंगे? सर इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, ऊपर थोड़ा बहुत एयर का ड्रैग लगेगा, ऑयल ड्रॉप ऐसे ही गिरेगा। ध्यान सुना, ऑयल ड्रॉप ऐसे ही गिरेगा। तो मिलिकन ने बोला कि सर सुनिए ऐसा है, मैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निकालूंगा। पता है कैसे? इसने क्या करा, इस ऑयल ड्रॉप को क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। किससे चार्ज कर दिया? तो सर फिर से यहां पर प्लेट रख दिया और अब की बार क्या कर दिया, यहां पॉजिटिव प्लेट लगा दिया। ये पॉजिटिव प्लेट लगा दिया क्यों? क्योंकि देखो इसने बोला सर कैथोड रे से पास करा दो, उस ऑयल ड्रॉप को ना कैथोड रे से पास करा दो। इस पे ऑयल ड्रॉप पे क्या पास कराने लगा, कैथोड रे। कैथोड रे में क्या है, निगेटिव चार्ज। तो ऑब्वियस है इस ऑयल के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, निगेटिव। इस ऑयल के ऊपर क्या आ गया, निगेटिव चार्ज। इस ऑयल के ऊपर क्या आ गया, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज आ गया। तो उसने बोला एक निगेटिव चार्ज। अब बताओ, अब अगर नीचे पॉजिटिव प्लेट लगा दूं तो भाई साहब अब बताओगे कौन कौन सा फोर्स काम करेगा? सर ग्रेविटेशनल फोर्स तो काम करेगा ही करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ सर क्या काम करने लगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करने लगा। सोचो कितना वेल्ला इंसान था कि सर ये इतने छोटे लेवल पे पहुंच गया कि भाई साहब थॉमसन चाचा की आत्मा को शांति दी जाए। और इसने बोला कि सर देखिए यहां पर टाइम नोट किया और यहां पर टाइम नोट किया, पूरी फिजिक्स लगा दी,
टाइम नोट कर करके, बस ध्यान सुना, इधर ग्रेविटेशनल फोर्स, इधर ग्रेविटेशनल फोर्स, यहां पर चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगा दिया, तो उसने ऑब्वियस है किसमें टाइम कम लगेगा, इसमें टाइम कम लगेगा, जल्दी ड्रॉप होगा। उसने टाइम के ऊपर पूरा एक्सपेरिमेंट करा और यहां से कंक्लूड करा। मिलिकन ने क्या कंक्लूड करा, मिलिकन भाई साहब ने, मिलिकन ने दो चीजें बताई। मिलिकन ने बोला कि सर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो पता है भैया कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा सर 1.6 माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। किसने बोला सर, इसने यही नहीं बोला, बोला कि सर दुनिया में किसी का भी चार्ज होना, दुनिया में कोई भी चार्ज हो सर वो हमेशा प्लस माइनस एन ई, दुनिया में कोई भी चार्ज हो, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, सर हमेशा क्या रहेगा, क्वांटाइज्ड रहेगा। या फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे तो वहां पर ये फॉर्मूला पढ़ने को मिल जाएगा। वेयर ई इज नोन एज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस ई, इस चार्ज को। सर प्लस ई मतलब चार्ज ऑन प्रोटॉन। सर दुनिया का कोई भी चार्ज हो कितना होगा, प्लस 1.6, वो हमेशा इसी का मल्टीपल होगा। दुनिया का कोई भी चार्ज हो वो हमेशा किसका मल्टीपल होगा, प्लस माइनस एन ई का। याद करो, तो सोच रहे हो, ये सिंपल सा मिलिकन इंसान ने ये एक्सपेरिमेंट करा, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करा। याद रखिएगा कौन कौन से फोर्सेस लगे और किस तरह का ऑयल ड्रॉप हुआ भैया, इसके कारण क्या हुआ देख लो, डिफरेंसेस याद रखना। डन हो जाएगा सर। आर यू गाइस श्योर, क्या लग रहा है? तो फाइनली इलेक्ट्रॉन का चार्ज आया। अच्छा चार्ज जैसे ही आ गया, चार्ज जैसे ही आ गया सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आ गया। कैसे, अरे सर मास ऑन इलेक्ट्रॉन भी आ गया। कैसे भैया, चार्ज बाई मास में से चार्ज पता चल गया तो मास भी आ गया। तो भाई साहब इसी के साथ अब आपके इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पूरी कंप्लीट होती है। सर खुशी मनाइए, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया। सोच रहे हो थॉमसन चाचा बस तेल ड्रॉप कर नहीं पाए, हाँ ऑयल ड्रॉप नहीं कर पाया। इसने सेटअप ऐसे बहुत तगड़ा रखा था भाई, ये सेटअप था देखो, इसमें ऐसे फवारे बना रखे थे, छोटे छोटे ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं, देख रहे हो इसमें ऐसे पॉजिटिव निगेटिव ऐसे अट्रैक्ट हो रहा है। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कर रखा था मिलिकन ने। हो जाएगा, तो ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट देख लो, इसी से याद रखना। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी 3 बार में हुई, इलेक्ट्रॉन के बारे में 3 बार में हम लोग जाने। कौन कौन सा, पहले कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करा, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। फिर सर उसके लिए कैथोड रे के अंदर मॉडिफिकेशन करके फिर से थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट करा और उससे क्या पता चला, E/M रेशियो पता चला, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चला। और फिर उसके बाद कौन आया, मिलिकन चाचा आए, और मिलिकन ने क्या करा भैया, पूरा का पूरा ऐसे निकाल दिया कि भैया इलेक्ट्रॉन निकाल दो, पक्का हो जाएगा। हाँ केजी केजी केजी। चलिए तो अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन मिल चुका है। उम्मीद करते हैं इलेक्ट्रॉन के मिलने की खुशी आपको बहुत हुई होगी। हम एक काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन के मिलने की खुशी जो है आपकी हम समझ रहे। चलिए आइए अब इसी बात पे फटाफट सारा कुछ रिवाइज कीजिए, आत्मा को परमात्मा से मिलाइए और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पे खुशी जताते हुए कुछ नहीं 2-4 क्वेश्चन मैं आपसे करवाना चाहता हूं। फटाफट भैया अब मन में याद कीजिए कहां से स्टार्ट हुआ था क्रुक्स, और वहां से कहानी स्टार्ट हुई थी, थॉमसन से कहानी स्टार्ट हुई, थॉमसन एक्सपेरिमेंट करा, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ। क्वेश्चन कर लेंगे। अभी जो पढ़ा है बेटा उसी को अभी के अभी यूटिलाइज कर लो, क्योंकि अभी ये सब थ्योरी है, थ्योरी ऐसे ही याद होती है। थ्योरी में जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे याद नहीं होगा, पक्का। डन। पावर गलत नहीं है बेटा, 31 है, 31 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28 होता है, ठीक है। ग्राम में हो जाएगा 27 होता है, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। इंग्लिश का क्वेश्चन कैसे होगा गाइज, इंग्लिश का क्वेश्चन कैसे होगा। गैसेज आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गैसेज आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गैसेज जो होती है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, लेकिन वो कंडक्ट कर रही हैं। कैसे कंडक्ट कर दे रही हैं, ऐसे कैसे कंडक्ट कर दे रही हैं गाइज, ऐसे कैसे कंडक्ट कर देंगी भाई साहब, जल्दी। हाँ भैया केवीडी बताओ क्या करते थे, कंडक्टिविटी कैसे बढ़ाई थी, याद करो। तुम्हारी कंडक्टिविटी बढ़ानी हो तो घर वालों को क्या करना चाहिए, प्रेशर को क्या करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। तो प्रेशर को डिक्रीज करो, प्रेशर डिक्रीज करो। एकदम बोलने की जरूरत ही नहीं है घर वालों को, बच्चों को एकदम नहीं, बस झटका क्या देना है वो आपको पता है। क्या आंसर आ जाएगा, डिक्रीजिंग द प्रेशर इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, डिक्रीजिंग द प्रेशर इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, आंसर सी आ जाएगा। ऐसी आज की क्लास घर वालों के लिए थी यार, तुम्हारे लिए थी नहीं क्या। इंडियन पेरेंट्स अगर समझ जाए, सुन ले मेरी बात,
अरे तुम्हें भी बता रहा हूं, अगली जनरेशन इससे भी शानदार आएगी। अगली जनरेशन तो हाँ उठा, उसके तो पता नहीं क्या ही पंख निकले होंगे, लेकिन तुम्हें बता रहा, तुम्हें भी कभी कोई लगे सीधा इतने कॉन्फिडेंस में जियो कि भाई अगली जनरेशन फ्रस्ट्रेट हो जाए। कभी भी बोलना, कोई अगला बोले कि सर क्या करना चाहिए, डॉक्टर बनने के लिए क्या चाहिए, तो डॉक्टर बनने के लिए क्या बोलना है, तो मैं तो बहुत ज्यादा सजेशन देता हूं PCMB। बोले क्यों भैया, मैथ्स अगर पढ़ते हो ना तो आपका बायो स्ट्रांग हो जाता है, और अगर आप बायो ले लोगे तो जेई में मैथ्स बहुत स्ट्रांग हो जाता है। क्या रिलेशन है वो बोलना, आप 2 साल बाद आके आप खुद ही बता दोगे, ठीक है। और क्या यार, कोई तुमसे सजेशन ले, ऐसे तुमसे ले रहा है क्या कोई सजेशन? अभी 11th वाले बच्चे को देखते हो कितना उड़ रहा होता है, हाँ 11th में आनी पड़ता है भाई साहब, अलग लेवल पे उड़ रहा होता है 11th वाला। उसको लगता है कि भैया दीदी फालतू का ड्रॉप ले रहे मैं तो 11th में ही कर जाऊंगा सब कुछ, क्या ही है 11th का चैप्टर। चलो, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रे किस पे डिपेंड करता है? स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रे E/M रेशियो, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रे सर किस पे डिपेंड करेगा? E/M रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड रे बेटा मतलब इलेक्ट्रॉन, ये वैल्यू जो होती है ये किस पे डिपेंड करेगी? सोच समझ के आंसर दीजिएगा, अभी पढ़ा है अभी के अभी आंसर टिक मारो। इलेवेंथ वाले भाई बहुत अलग लेवल पे रहते हैं यार, वो तुमको समझते होंगे कि यार इनके दिमाग में कोई लोचा है इसीलिए इनका नहीं हुआ। हम तो अभी, अब पहला चैप्टर ही बहुत आसान होता है ना, पहले तो फिजिक्स पता ही नहीं चलती है, 2-3 महीने तक फिजिक्स का टीचर जो होता है, फिजिक्स में अच्छी बात क्या होती है, फिजिक्स शुरू होता है वर्क एनर्जी पावर से या NLM से बोल सकते हैं, तब तक उसको लगता है कि भाई साहब ये तो बहुत आसान है, फिजिक्स में फालतू का लोग डर रहे हैं। हाँ फिजिक्स वाले मास्टर बताते भी नहीं है उनको। केमिस्ट्री थोड़ी टफ भी स्टार्ट होती है, मोल कॉन्सेप्ट पहला चैप्टर होता है, फिजिक्स में तो 15-20 दिन तक खुश रहते, लगता है अरे फिजिक्स से काहे डर रहे हैं, ये तो मैथ है, ये तो कुछ भी नहीं है फिजिक्स में। भैया दीदी का दिमाग जो है ना, हाँ हम लोग कर लेंगे कुछ ना कुछ, तो ये लोग पता नहीं कहाँ थे। ऐसा ही चल रहा होता है, उनको समझाने जाओ भाई तुम्हें समझा देंगे कि आपको पढ़ने नहीं आता था फिजिक्स, हमें देखिए हमारा फिजिक्स बहुत आसान था। भैया यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, इसको नेचर ऑफ गैस से फर्क नहीं पड़ता, मटेरियल से फर्क नहीं पड़ता, पोटेंशियल डिफरेंस से भी फर्क नहीं पड़ेगा, E/M रेशियो से, E/M की वैल्यू जो होती है उसको इससे फर्क नहीं पड़ता है। गलती से भी जब तक सिलेक्शन ना हो, गलती से 11th वालों से मिल मत जाना भाई, गलती से 11th वालों से मिल मत जाना। मास ऑफ प्रोटॉन है ये, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच का भैया क्या रिलेशन होता है जल्दी बताओ? मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का बीच का रिलेशन क्या होता है? जल्दी, जल्दी, क्या होगा सर? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन का रेशियो देखेंगे तो 1/1837 टाइम्स आ जाता है, बहुत छोटी सी वैल्यू आ जाएगी, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग नेग्लिजिबल बोल देते हैं कि भैया बहुत नेग्लिजिबल है। आंसर क्या आ जाएगा? बी। क्या आंसर आ जाएगा? बी। तो हो जाएगा सर पक्का। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किसके लिए था? मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किसके लिए था भाई साहब? 30 सेकंड भी बहुत कम है, जल्दी बताओ, 30 सेकंड बहुत ज्यादा है इसके लिए। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट भाई साहब किसके लिए होता था? क्या होगा? नहीं फिजिक्स, मेरा फिजिक्स तो गड़बड़ गड़बड़ हुआ था 11th में वेक्टर में, वेक्टर में मुझे पहली बार लगा था झटका बहुत तगड़ा। उससे पहले फिजिक्स मुझे भी बहुत आसान लगती, मुझे यूनिट डायमेंशन पढ़ाया गया था पहला चैप्टर, ठीक है, मुझे लगा भाई साहब बहुत सही, मेरे पास वो PCMB थी ना, मैंने कहा बस। बायो में पढ़ाया गया था लिविंग वर्ल्ड, भाई साहब अलग ही लेवल पे खुशी थी मुझे तो। मैथ्स में था ट्रिगोमेट्री, मुझे लगा कि भाई साहब बस, मैं सच बता रहा हूँ, मैं कोटा में था, मैंने अपने भाई को फोन किया, मेरा भाई मेडिकल कॉलेज में था, तो मैं उसको फोन किया, मैंने कहा यार मुझे लग रहा है कि भाई मैं जेई और नीट दोनों कर लूंगा, तो डिसाइड कैसे? सोचो भी 11th जो कर सोच रहे हो जोश कितना था मेरा। मैंने कहा यार जेई और नीट दोनों हो जाएगा तो एम्स दिल्ली जाऊं कि IIT दिल्ली जाऊंगा मैं? भाई बोलता अच्छा 2 महीने बाद, अभी तुम कर लो। वेक्टर में वो वाला क्वेश्चन मुझे जिंदगी में पहला डर जो लगा ना, वो जो रेन वाला प्रॉब्लम नहीं आता, रेन नहीं वो रिवर वाला, मुझे याद है रिवर वाली प्रॉब्लम, तो ऐसे करके कि भाई इधर से रिवर आ रही है ऐसे करके और बंदा इधर कूद रहा है, और उसमें भी मेरे दोस्त ऐसे ऐसे लोग थे दोस्त,
क्लास में बैठा था, मतलब वहां पे मैं बताता हूँ मेरा डिग्रेडेशन कैसे स्टार्ट हुआ था वेक्टर में। दोस्त बैठा था, हम लोग टीचर मान लो अपना समझा रहा है, टीचर अपना फ्लो बना रहा है कि देखो नदी में कूदेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होता है, ये होता है। तो मैं और मेरा दोस्त पता है क्या बोलते हैं कि भाई क्या है यार, नदी में कूदेगा क्यों, आजकल तो पुल होता है। सोच रहे हो क्रिएटिविटी देखो हमारी। हम बोल रहे हैं यार पुल तो होता ही होगा, पुल से चढ़ के चला जाएगा, नदी में कूदेगा। सर समझाए जा रहे हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा, शॉर्टेस्ट टाइम ये होगा, डिस्टेंस के लिए ऐसे, तो पता नहीं ऐसे कूदेगा। वहां से गड़बड़ हुआ, और वेक्टर के बाद वहां पहली बार मेरा फिजिक्स गड़बड़ा हुआ। मतलब मेरा अपना बता रहा हूँ, साउथ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ साउथ, बहुत बेकार हुआ था वहां पे। पहली बार फिजिक्स लगा कि अच्छा, अब लगा कि भाई को ड्रॉप क्यों लगा है। ठीक है, मैं सोचता कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि भाई को ड्रॉप हुआ क्यों, भाई ने क्यों ड्रॉप लिया। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा था, ये तो आसान है, यूनिडायमेंशन, लिविंग वर्ल्ड, ये सब तो पढ़ के। यहाँ कार्लस लिनियस भाई को मैं फोन पे समझा रहा हूँ कि भाई बहुत आसान है यार ये सब तो, कार्लस लिनियस, ठीक है, हाँ, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, ये सब बता रहा हूं मैं, ठीक है। देखो जल्दी, कौन सा न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा, जल्दी जल्दी बता। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जल्दी, क्या होगा, कितना होगा भाई साहब। न्यूक्लियस में कौन सा प्रेजेंट होता है सर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में कौन प्रेजेंट होता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में तुम्हें ही पता है न्यूक्लियस में कौन कौन होते हैं। जल्दी जल्दी में ये मत कर देना भाई, कुछ लोग जल्दी जल्दी में इजी क्वेश्चन भी गड़बड़ कर देते हैं। तो ये ध्यान रखना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो जल्दी जल्दी में गलत आंसर मत देना। तो चलो भाई, ये क्वेश्चन बताओ, अकॉर्डिंग टू थॉमसन, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। अकॉर्डिंग टू थॉमसन, अमाउंट ऑफ डेविएशन किस पे डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ डेविएशन किस पे डिपेंड करती है, जल्दी। अकॉर्डिंग टू थॉमसन, अमाउंट ऑफ डेविएशन किस पे डिपेंड करती है। हाँ बेटा, आज शाम को दोबारा मिलेंगे चाय पी के। हाँ, गुड इवनिंग करेंगे आज हम लोग, पहली बार शाम को दोबारा मिलेंगे। और क्या यार, मैंने सोचा यार ऐसे थोड़ा ना खाली फिजिक्स वाले एक्स्ट्रा क्लास लेंगे। एक तो फिजिक्स वाले अलग अलग है, कल देख रहा था, कल संडे है, छुट्टी है, फिर भी पता नहीं कौन सा। हाँ, किसी का तो कुछ तो आ रहा था वीडियो रिकॉर्डेड की लाइव, पता नहीं कुछ तो था। मैंने कहा यार गजब फिजिक्स पढ़ा रहे हैं यार ये लोग। जल्दी, क्या हो जाएगा सर, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा सर, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि भाई साहब यहां पर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। चलो अब देखना, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियॉन्स की बात कर रहा हूं। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स की डिस्कवरी सबसे आसान है। क्यों सर, देखो न्यूक्लियॉन्स में कौन है, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई होगी सर, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, भाई साहब सेम चीज, बस इलेक्ट्रॉन के अपोजिट चले जाना है। प्रोटॉन की डिस्कवरी बहुत आसान थी, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन बहुत आसान था। क्यों, क्योंकि भैया यहां पर जस्ट अपोजिट जाना है। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन डिफिकल्ट था, क्योंकि भैया ये न्यूट्रल इंसान था, और न्यूट्रल इंसान को खोज के लाना बहुत मुश्किल होता है। तो ध्यान सुनना, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ध्यान सुनना अपने पास। ये देखो, असाइनमेंट डिस्कशन था, जो भी था यार, असाइनमेंट डिस्कशन, जो भी एमआर सर का असाइनमेंट डिस्कशन, सलीम सर का असाइनमेंट है, जिसका भी था, बहुत शानदार। हाँ, बस अच्छे से पढ़ना भाई, यही देखना बस, ठीक है। पूरा फिजिक्स लपेटना है ऐसे, इसी जोश के साथ। ऐसा ना हो खाली शुरुआत के 4 चैप्टर, शुरुआत के 4 चैप्टर सबके अच्छे होते हैं, बाद वाले देखना कि भाई साहब उसी एनर्जी के साथ, उसी के साथ तुम भी साथ में सर लोगों के साथ कंटिन्यू कर पाओ। इतना जान जाओ, जितने टीचर्स है वो सारे के सारे तुम्हें कॉलेज पहुंचा देंगे, बट तुम साथ में पहुंच पाओगे कि नहीं यही नहीं पता है। देखो, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की बात कर रहा हूं। प्रोटॉन की डिस्कवरी भैया यहां पर क्या किया गया सर, यहां पर एनोड रे एक्सपेरिमेंट किया गया। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि भैया इसमें क्या हो रहा है, एनोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ। एनोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ विथ परफोरेटेड कैथोड, विथ परफोरेटेड कैथोड। यहां पर अपोजिट चले गए, यहां पर अपोजिट चले गए। ये देख लो सर, यहां पर सेटअप जो था, ये देख लो सेटअप, वही सेम सेटअप, यहां पर सेम सेटअप, बस वोल्टेज वोल्टेज वही हाई वोल्टेज देना है, हाई वोल्टेज देना है, बस अपोजिट डायरेक्शन में चले गए, अपोजिट डायरेक्शन में चले गए। ये देखना, ये क्या हो गया एनोड, और ये क्या हो गया कैथोड। ये एनोड और ये क्या हो गया कैथोड। चलो डायरेक्शन देखो, बताओ अपने पास क्या होगा, जल्दी। हो जाएगा। अब ये देख,
सर यहां पर रेडिएशन किधर जाएगी, देखना गैस कभी भी आयनाइज होती है ना, गैस कभी भी आयनाइज होगी तो गैस कैसे आयनाइज होगी सर, अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, अगर ये कैथोड रे है तो ऑब्वियसली उसका पॉजिटिव पार्टिकल भी आएगा, और पॉजिटिव पार्टिकल किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो इसका नाम क्या रख दिया, एनोड रे, एनोड रे रख दिया। ये क्या हो गया सर, इधर से आ गया। इसके लिए इन्होंने क्या करा, इधर सर परफोरेटेड कैथोड कर दिया, इधर क्या कर दिया, परफोरेटेड कैथोड कर दिया, और इधर वाली स्क्रीन को क्या लगा दिया, इधर क्या लगा दिया, जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगा दी, इधर क्या लगा दी, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी, इधर क्या लगा दी, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी। ध्यान सुनना अपने पास, एनोड टू कैथोड। अब की बार किधर से किधर जा रहे हो सर, आपको कोई भी गैस आयनाइज हो रही है, देखो हाइड्रोजन गैस है, अब अगर आयनाइज होगी 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो भैया इलेक्ट्रॉन तो किधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो किधर जाएगा, कैथोड रे के फॉर्म में, कैथोड रे के फॉर्म में, और जो प्रोटॉन होगा वो किधर जाएगा, एनोड रे के फॉर्म में। तो भैया प्रोटॉन की डिस्कवरी सबसे आसान थी, रीजन क्या था, कैथोड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, एनोड आ जाएगा। अब की बार देख लो, मुझे ये वाला एनोड रे चाहिए था, तो मैंने कैथोड को क्या करा, परफोरेटेड कर दिया, पीछे क्या लगा दिया, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी, ताकि ये आके इस पे हिट करेगा और हमारा स्क्रीन ग्लो कर जाएगा, हमारा स्क्रीन क्या कर जाएगा, ग्लो कर जाएगा। पक्का, डन। तो भैया एनोड रे की बात करें तो एनोड रे में एक चीज ध्यान रखिएगा, एनोड रे की भी सारी प्रॉपर्टी सिमिलर, एनोड रे की भी सारी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी जैसे कैथोड रे था। एनोड रे के बारे में देखोगे भाई, साथ साथ में नोट्स बना लेना, साथ साथ में नोट्स बना लेना, बहुत छोटा सा एक सेटअप है, कैथोड इधर तो एनोड इधर। इसको एनोड रे को पता है क्या बोलते हैं, एनोड रे को क्या बोलते हैं, देखना, व्हेन गैसेस आयनाइज, gases ionize at very high voltage and very low pressure, very low pressure, it produces एनोड रे, और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, कैनाल रे, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, पॉजिटिव रे, फ्रॉम एनोड टू कैथोड। एनोड से किधर जाएगा, कैथोड के डायरेक्शन में जाएगा, एनोड से कैथोड के डायरेक्शन में जाएगा, एनोड से कैथोड के डायरेक्शन में जाएगा। ध्यान सुना, एनोड से कैथोड के डायरेक्शन में जा रहा होगा। एनोड रे के साथ क्या किया, ये देखो, एनोड रे को हमने क्या किया, ये पास कराया, इधर लगा दिया पॉजिटिव, इधर लगा दिया नेगेटिव। तुम्हें क्या लग रहा है, सीधा जाएगा क्या? लोगों ने बोला एनोड रे के अंदर कौन से पार्टिकल हैं, तो उसने क्या करा, सर यहां से इस सिस्टम से मुझे क्या पता चला, इस सिस्टम से मुझे यह पता चला कि एनोड रे कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, एनोड रे कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स known as प्रोटॉन। भाई ये याद रखना, एनोड रे जो है सच इसके अंदर ये निगेटिव साइड अट्रैक्ट हुआ, मतलब इसके अंदर क्या होगा, पॉजिटिव पार्टिकल्स होंगे। एनोड रे की जितनी भी प्रॉपर्टीज आएंगी, याद करो एनोड रे भी वही सेम काम करने वाला है, बस ऑब्वियस है अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। सर प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज अगर आप देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे देखेंगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे इज सिमिलर टू कैथोड रे, बस इन अपोजिट डायरेक्शन, सिमिलर टू कैथोड रेज but in opposite direction, but in opposite direction due to opposite charge। इनके कारण, अपोजिट चार्ज के कारण उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, बस प्रॉपर्टी सिमिलर है। इसका भी हीटिंग इफेक्ट होगा, इसका भी काइनेटिक एनर्जी होगी, इसका भी ये होगा, बस अपोजिट डायरेक्शन में सारा काम करेगा। वो कैथोड से एनोड था, ये एनोड से कैथोड होगा। इसको पॉजिटिव रे, कैनाल रे बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज भैया यहां सुनना, एनोड रे की जो प्रॉपर्टीज हैं याद रखना, एनोड रे का E/M रेशियो जो होता है, E/M रेशियो ऑफ एनोड रे जो होता है, E/M रेशियो ऑफ एनोड रे, ये किस पे डिपेंड करता है, E/M रेशियो एनोड रे का डिपेंड्स ऑन सर नेचर ऑफ गैस। ये गैस पे डिपेंड करता है, याद रखना गैस पे ये डिपेंड करता है। कैथोड रे डिपेंड नहीं करता था गैस के ऊपर, कैथोड रे डिपेंड नहीं करता था गैस के ऊपर। बेटा साथ साथ में लिखते चलो, छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं। कैथोड रे डिपेंड नहीं करता था, क्यों? क्योंकि भैया सुनना,
कैथोड रे में कोई दिक्कत नहीं थी। आप हाइड्रोजन गैस लेते थे सबसे आसानी से भैया, ये देखो हाइड्रोजन गैस लेते थे सर, इलेक्ट्रॉन दे दिया। सर आप ड्यूटेरियम गैस लेंगे, इलेक्ट्रॉन दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। सर इलेक्ट्रॉन देना सबसे आसान काम है। रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन होता है बाहर वाले। सर ये देख लो, ये कैथोड रे के लिए कोई दिक्कत नहीं थी। कैथोड रे में सब बराबर थे, इलेक्ट्रॉन देने में सब बराबर थे। बट एनोड रे में भैया दिक्कत आती है। एनोड रे में सबसे इजीली एनोड रे कौन बनाता है? सर E/M रेशियो, यहां हम ऐसे बोल देते हैं। एनोड रे में देखोगे तो सबसे इजीली जो E/M रेशियो मैक्सिमम is maximum for hydrogen for H+ के लिए सबसे ज्यादा मैक्सिमम हो जाता है। रीजन, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। याद रखना, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। सर हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर गया तो हाइड्रोजन बेस्ट प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन कितना है? एक। न्यूट्रॉन कितना है? 0। इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। सर अगर H+ बना दिया तो H+ को हम लोग प्रोटॉन ही बोलते हैं, क्योंकि उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन ही बचेगा। सर ये सब कुछ खत्म हो गया तो H+ देख लो, H+ सबसे ज्यादा तेजी से सर प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। और प्रोटॉन E/M रेशियो, याद रखना प्रोटॉन बनाने की टेंडेंसी जो होती है बेटा, वो डिपेंड करती है हर एक गैस के ऊपर। क्योंकि भैया प्रोटॉन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन देना बहुत आसान है, इलेक्ट्रॉन देना बहुत आसान है, लेकिन जैसे जैसे आपका मास बढ़ता जाएगा, एक सिंपल सी लॉजिक ये लगा लेना, बस एक सिंपल सा लॉजिक, कैथोड रे को नेचर ऑफ गैस से फर्क क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहर होता है। इलेक्ट्रॉन जो बाहर है वो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अपनी क्लास में मान लो कोई बाहर है तो भाई जाओ, कोई बात नहीं, नई सिलेबस हुआ, कोई दिक्कत नहीं, कौन पकड़ के कराएगा। लेकिन भाई ये दिक्कत किसकी होती है कि सर आप अपने क्लास में बैठे हैं और बात मतलब फालतू के चैट सेक्शन में लगे गए, तो उसके कारण दिक्कत आती है कि यार आपने थोड़ा सा फोकस इधर उधर किया, आपका गया टॉपिक। तो देख लो सर प्रोटॉन की बात करो, प्रोटॉन कहां होता है? न्यूक्लियस के अंदर। तो ऑब्वियस इसका मूवमेंट जो होगा ये सब डिपेंड करता है किसके ऊपर? सर अलग अलग गैसेस का अलग अलग। सबसे आसानी से कौन सा होता है? H+ होता है। सर याद रखिएगा एनोड रे की जो प्रॉपर्टीज होती है वो किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ गैस के ऊपर। ये सबसे बड़ी डिस्कवरी है या सबसे बड़ा पॉइंट है। कैथोड रे में डिपेंड नहीं करता, एनोड रे में डिपेंड करता है। एनोड रे में डिपेंड करता है तो कैथोड रे में डिपेंड नहीं करेगा, एनोड रे में डिपेंड करेगा। सर बाकी सारी चीजें वही सेम चीजें आने वाली हैं। इसका E/M रेशियो निकालोगे, इलेक्ट्रॉन बाई चार्ज मास रेशियो। आप अगर प्रोटॉन का E/M रेशियो निकालोगे, ये देखो ना सेम सेटअप बना दिया। ये देखो एनसीईआरटी में पिक्चर देखोगे ऐसा दिखेगा, उधर से अब आ रहा है, सेम सेटअप है। आपको बस क्या करा, यहां पीछे स्क्रीन लगा दी, पीछे स्क्रीन लगा दी, एयर एट वेरी लो प्रेशर रख दिया है, डिस्चार्ज ट्यूब है, उधर से आएगा इधर। सेम अपोजिट में चल लो, अपोजिट में चल लो, बस कुछ नहीं करना, अपोजिट में चल लो। अगर आपसे देख लो, ये देखो कैथोड रे इधर जा रहा है, एनोड रे इधर आ रहा है, कैथोड रे इधर जा रहा है, एनोड रे इधर आ रहा है। सर इसको कैनाल रे बोल दिया, कैनाल रे, पॉजिटिव रे, जो बोलना है बोल दो। सर ये सेम सिस्टम आपका वहां पर मिल जाएगा। ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, दे कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स। सर ये किधर जाएंगे? अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। सर कैन ये देख लो सेम। E/M रेशियो मैक्सिमम कब होगी? जब हाइड्रोजन गैस टेकन डिस्चार्ज ट्यूब। E/M रेशियो सर ये देख लो, इनको हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रोटॉन्स बोल देते हैं। चार्ज टू मास रेशियो किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ गैस पे। तो आप थ्योरी चाहे तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। सर ये देख लीजिए, इनका चार्ज टू मास रेशियो E/M रेशियो याद रखिएगा। प्रोटॉन का E/M रेशियो बेटा ध्यान सुनना, प्रोटॉन का E/M रेशियो इलेक्ट्रॉन से कम होता है। प्रोटॉन का E/M रेशियो इलेक्ट्रॉन से कम होता है। क्यों? चलो रीजन बताना। प्रोटॉन का E/M रेशियो इलेक्ट्रॉन से कम होता है, ऐसा क्यों? कैसे? क्या रेशियो? सर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो बराबर है, मैग्नीट्यूड तो बराबर है ना बेटा, मैग्नीट्यूड कंपेयर कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड तो बराबर है, ई और ई बराबर होता है, चार्ज बराबर होता है। बट मास किसका सर बड़ा होता है? मास प्रोटॉन का ज्यादा होता है, इसीलिए E/M रेशियो किसका ज्यादा हो जाता है? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? छोटा है। सर याद रखिएगा, चार्ज तो बराबर है लेकिन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा सर वो बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन। तो चाहो तो ये स्टेटमेंट लिख लेना। E/M रेशियो प्रोटॉन का देखोगे 9.58 इंटू 10 की पावर 7 कूलम पर केजी, और सर इलेक्ट्रॉन का कितना होता था? 10 की पावर 11।
इलेक्ट्रॉन का कितना होता था 10 की पावर 11 कूलम पर केजी। तो बेटा E बाई एम रेशियो प्रोटॉन का लिख लो 9.58 इंटू 10 की पावर 7 कूलम पर केजी। पक्का डन हो जाएगा, श्योर हो। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए हमें अलग से मेहनत नहीं करनी पड़े, अलग से मेहनत हमें नहीं करनी पड़े, प्रोटॉन की डिस्कवरी सबसे आसानी से हो जाती है। सर एक लास्ट डिस्कवरी जिसकी हम बात कर रहे थे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी अब हमारी खत्म हो जाएगी। अगली शाम की क्लास में हम लोग रेडियो एक्टिविटी और इस सब की बातें करेंगे। ध्यान सुनना, सब लास्ट टॉपिक डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसने करा? जेम्स चैडविक ने। किसने करा? जेम्स चैडविक ने। क्या करा? तो इसने क्या करा कि सर बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बहुत लेट हुई थी। रीजन क्या था बेटा? बस 2 लाइन लिखनी है, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। इसको कैसे डिस्कवर किया गया था? तो आपने क्या करा सर, बेरिलियम एटम के ऊपर किसको बम्बार्ड कर दिया? अल्फा पार्टिकल को। अल्फा पार्टिकल बेटा इसको बोलते हैं सर, ये देख लो, ये न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है सर, ये बहुत मुश्किल से, न्यूट्रॉन बहुत लेट डिस्कवर हुआ है, बहुत लेट। प्रोटॉन बहुत जल्दी हो गया था, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन वाला, लेकिन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बहुत लेट हुई क्योंकि ये न्यूट्रल था और न्यूट्रल इंसान को खोजना बहुत मुश्किल होता है। तो याद रखना, बस 2 लाइंस का याद रखिएगा कि न्यूट्रॉन्स वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। कैसे डिस्कवर हुआ सर? अल्फा पार्टिकल को पास करा दो किसके ऊपर? बेरिलियम के ऊपर। भैया क्या बना देगा? कार्बन प्लस न्यूट्रॉन। अल्फा पार्टिकल को किसके ऊपर पास करा दो? एल्यूमिनियम के ऊपर। क्या बना देगा? न्यूट्रॉन। तो ये ध्यान रखिएगा। अल्फा पार्टिकल क्या होता है सर? हीलियम प्लस 2 को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, हीलियम प्लस 2 को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। पक्का? तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी सबसे आसान, 2 लाइन लिखनी है, जेम्स चैडविक ने करा। कैसे करा? बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग। मतलब क्या करने लगा सर? बम्बार्डिंग मतलब धड़ाधड़ रेडिएशन भेजनी शुरू करी, धड़ाधड़ रेडिएशन भेजनी शुरू करी और खत्म कर दिया। तो इसको बोलते हैं डन हो जाएगा, श्योर हो सर? अच्छा न्यूट्रॉन का एक बात बताओ, न्यूट्रॉन का चार्ज होता है क्या? न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं होता। तो न्यूट्रॉन का E बाई एम रेशियो क्या आएगा? न्यूट्रॉन का E बाई एम रेशियो क्या आ जाएगा सर? न्यूट्रॉन कहीं डिफ्लेक्ट होगा क्या सर? डिफ्लेक्ट होगा क्या? मैग्नेटिक फील्ड हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो सर, कैथोड रे और एनोड रे डिफ्लेक्ट होते। न्यूट्रॉन कभी डिफ्लेक्ट होता है क्या? लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जरूरत नहीं है ऐसे आपको, ये मुझे नहीं लगता ये गलती कर सकते हो तुम। न्यूट्रॉन का कोई डिफ्लेक्शन होगा क्या? लिख सकता है, लिख लो सर। चार्ज बाई मास रेशियो कितना आ जाएगा न्यूट्रॉन का? 0। क्यों? क्योंकि सर चार्ज होता नहीं है, तो E बाई एम रेशियो क्या आ जाएगी? 0। सर रदरफोर्ड का एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा दिया हुआ है कि रदरफोर्ड बाद में भीड़ गया था, अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करके नाइट्रोजन पे उसने प्रोटॉन भी डिस्कवर कर दिया था। ठीक है, अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करके उसने प्रोटॉन भी डिस्कवर कर दिया था। डन, चले, हो गया। चलो भाई आज के लिए बहुत है, अभी के लिए बेटा बहुत है। अब इतना थ्योरी याद रखना, बस ये 2-4 लाइन एक्स्ट्रा जो लिखनी है बाद में लिख लेना, ठीक है? चलो भाई आज के लिए इतना काफी है थ्योरी। अब शाम को मिलते हैं बेटा, शाम को दोबारा मिलेंगे और दोबारा हम लोग मिलके करेंगे भैया धमाल, क्योंकि आज शाम को फिर से मिलने वाले हैं। थोड़ी सी थ्योरी और थॉमसन और रदरफोर्ड मॉडल की थ्योरी और मिलेगी। आज शाम को ये थ्योरी वाला पोर्शन खत्म कर लेंगे, कल हम लोग का न्यूमेरिकल वाला पोर्शन चालू हो जाएगा। तो भैया साथ साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते रहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। शाम को 6 बजे मिलेंगे बेटा, फिर से 6 o'clock फिर से मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये सब कुछ थोड़ा सा रिवाइज करके शॉर्ट नोट्स बना के मिलिएगा। जिन लोगों ने नहीं बनाया शॉर्ट नोट्स, प्लीज शॉर्ट नोट्स बना लेना, ताकि शाम को फिर से मिलेंगे तो क्वेश्चंस करेंगे। ओके, मिलते हैं शाम को एक बार और, तब तक के लिए मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए। बायो बॉटनी की क्लास, जूलॉजी की क्लास एंजॉय करो। बाय बाय।